जानवर जो उसे दिन के उजाले में एक आसान शिकार समझकर घिनौनी हंसी हंस रहे थे, इस बात से बेखबर थे जिस औरत पर उनकी गंदी नजरें थीं, उसकी आंखों में खून और बारूद से तपी हुई एक इंसानी हथियार की कातिलाना चमक थी। उस दिन घाटी में बहते पानी की ठंडी आवाज उन दरिंदों की आखिरी चीखों को छुपाने वाला एक दर्दनाक संगीत बन गई। शहर की दम घोंट देने वाली गर्मी डामर की सड़क पर किसी मृग तृष्णा की तरह कांप रही थी जब आदिरा सिंह ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत की। एयर कंडीशनर की हवा को चीरती हुई चिपचिपी उमस, गाड़ियों की कभी न खत्म होने वाली कतारें और उनके बीच से गूंजते हॉर्न का शोर उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। पिछले कुछ सालों से उसने इस स्लेटी शहर का हिस्सा बनने की जी तोड़ कोशिश की थी। सुबह तय समय पर उठना, भीड़ भरी मेट्रो में खुद को धकेलना और ऑफिस के क्यूबिकल में बैठकर उन फाइलों से जूझना जिनका कोई मतलब नहीं था। शाम को थके हुए शरीर को घसीटकर खाली घर लौटना और मैगी नूडल्स से भूख मिटाना। वह खुद को यह धोखा देते हुए हर दिन जी रही थी कि यही सामान्य जीवन है जिसका दुनिया ने उससे वादा किया था। लेकिन रात होते ही डरावने सपने उसे घेर लेते थे। धूल भरी हवा और बारूद की गंध में लिपटी कश्मीर की कोई वीरान घाटी, वॉकी टॉकी पर गूंजती उसके साथी की घबराई हुई आवाज और आखिरी पल में उसकी धुंधलाती हुई आंखें। आदिरा हमेशा उसी पल नींद से जाग जाती थी। उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीगा होता था और दिल खौफ से ऐसे धड़कता था जैसे अभी पैरों में आ गिरेगा। उसकी पीठ पर यूनिट गरुड़ का एक अमिट निशान था। वो दिन जब देश को जब भी जरूरत पड़ती उसे सबसे अंधेरे और खतरनाक कोनों में घुसकर बिना कोई सुराग छोड़े मिशन पूरा करना होता था। वह एक इंसानी हथियार थी और जिंदा रहने के लिए उसे अपनी भावनाओं को मिटाना और अपनी प्रवृत्ति को तेज करना सिखाया गया था। लेकिन उसके फौलादी इरादे उसके साथी विक्रांत की मौत के साथ चकनाचूर हो गए थे। आखिरकार उसने वर्दी उतार दी। आधिकारिक तौर पर वजह ट्रॉमा बताई गई, लेकिन असल में यह एक पलायन था। पर जंग के मैदान की यादें एक साये की तरह उसका पीछा करती रहीं। शहर का शोर उसे गोलियों की आवाज लगता और राह चलते किसी अजनबी की नजर दुश्मन की चौकसी में बदल जाती जो उसे हर पल बेचैन करती थी। शायद एक सामान्य जीवन उसकी किस्मत में लिखी ही नहीं थी। यह छुट्टी उसके लिए आखिरी उम्मीद की किरण जैसी थी। यह यात्रा कॉलेज की दोस्त मीरा के जोर देने पर तय हुई थी, जो हमेशा अपनी सकारात्मक ऊर्जा से माहौल को रोशन कर देती थी। ड्राइवर की बगल वाली सीट पर मीरा बैठी नए बॉलीवुड गाने गुनगुना रही थी और पिछली सीट पर उनका भरोसेमंद सीनियर समीर बैठा था, जो एक हल्की मुस्कान के साथ उन दोनों को देख रहा था। ये तीनों जब भी इस बेरहम शहरी जिंदगी से थक जाते तो अक्सर साथ में वक्त बिताते थे। आदिरा के लिए यह एकमात्र रिश्ता था जहां वह अपने अतीत को छुपाकर सिर्फ अपने वर्तमान के रूप में मौजूद रह सकती थी। आदिरा, लगता है हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हवा में ही फर्क महसूस हो रहा है ना? मीरा की आवाज ने आदिरा को ख्यालों से बाहर निकाला। खिड़की नीचे करते ही शहर की उमस भरी हवा के मुकाबले पहाड़ों की ताजी खुशबू उसके फेफड़ों में भर गई। लंबे हाईवे को छोड़कर जब गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी तो खिड़की के बाहर का नजारा घने हरे रंग में डूब गया था। यह वही घाटी थी जहां वह कुछ साल पहले अपने पिता के साथ आई थी। अकेली बेटी के लिए उसके पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। एक ऐसा इंसान जो अन्याय से कभी समझौता नहीं करता, अपराधियों के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहता था, लेकिन अपनी बेटी के सामने जिसकी सारी सख्ती पिघल जाती थी। एक जांबाज इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, जो छोटी आदिरा के लिए दुनिया के सबसे मजबूत और न्यायप्रिय हीरो थे, लेकिन कई साल पहले वही पिता उसे छोड़कर चले गए। एक बड़े घोटाले की जांच के दौरान एक संदिग्ध का पीछा करते हुए एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। सब कुछ बहुत संदिग्ध था, लेकिन मामले को एक साधारण दुर्घटना बताकर बंद कर दिया गया। शायद आदिरा ने अपने पिता की मौत के बाद दुनिया के प्रति अविश्वास और गुस्से को फौज में हिंसक तरीके से जीकर निकाला था। उसके पिता इस घाटी को आत्मा का सुकून कहते थे। यह गहरी पहाड़ियों में छिपी एक गुप्त जगह थी जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। पिता यहाँ ठंडे पानी में पैर डालकर बैठते और अपने थके हुए शरीर और मन को शांत करते थे। आदिरा दोस्तों को यहाँ लाकर अपने पिता की उन यादों को फिर से महसूस करना चाहती थी। वह बस कुछ पलों के लिए अतीत के बुरे सपनों और वर्तमान की बेचैनी को भूलकर एक साधारण 29 साल की लड़की
आदिरा सिंह बनकर जीना चाहती थी। गाड़ी आखिरकार घाटी के मुहाने पर एक छोटी सी खुली जगह पर रुकी। सबने अपना अपना सामान उठाया और जंगल के रास्ते नीचे उतरने लगे। कल बहते पानी की आवाज करीब आ रही थी और पेड़ों के पत्तों से छनकर आती धूप एक जादुई माहौल बना रही थी। जल्द डोम था। नजारा खुला और विशाल, चट्टानों और पारदर्शी नीले पानी से बनी एक अद्भुत दुनिया उनके सामने थी। वहां पहले से ही कुछ परिवार पिकनिक मना रहे थे और पानी में खेल रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण और सुकून भरी दोपहर का नजारा था। आदिरा ने अनजाने में ही एक राहत की सांस ली। उसने धीरे से उम्मीद की, शायद यह छुट्टी उतनी बुरी नहीं होगी। तीनों ने एक छांव वाली जगह देखकर अपनी चादर बिछाई। समीर ने कुशलता से पोर्टेबल स्टोव जलाकर कबाब बनाने की तैयारी शुरू कर दी और मीरा घर से लाए फल और सब्जियां निकालते हुए चहक रही थी। आदिरा ने बर्फीले ठंडे पानी में अपने पैर डाले। ठंडक उसके पैरों से चढ़कर दिमाग तक पहुंची और उसके मन में चल रही उथल पुथल को कुछ देर के लिए जमा दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। पानी की आवाज, बच्चों की हंसी, झींगुरों का शोर, कबाब की महक, ये सब एक सामान्य और खुशहाल पल के टुकड़े थे। बहुत समय बाद आदिरा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह छोटी सी शांति कितनी कीमती और कितनी नाजुक थी। शांति का यह बुलबुला बिना किसी चेतावनी के आई एक कर्कश आवाज से टूटने लगा। घाटी के प्रवेश द्वार की ओर से कई आदमियों के चिल्लाने और भद्दी हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। वह शोर किसी गंदगी की तरह घाटी की साफ हवा को गंदा करता हुआ करीब आ रहा था। आदिरा ने तुरंत उस दिशा में सिर घुमाया। उसकी भौहें तन गईं। देखते ही पता चल रहा था कि वे लोग अच्छे नहीं थे। 5-6 आदमी, जिनके चेहरों पर ही गुंडागर्दी लिखी थी, शराब की बोतलें और खाने के डिब्बे लिए लड़खड़ाते हुए नीचे आ रहे थे। उनका पहनावा वहां मौजूद बाकी परिवारों से बिल्कुल अलग था। नकली ब्रांडेड टी शर्ट उनके मोटे शरीरों पर कसी हुई थीं और उनके गले और हाथों में भद्दे डिजाइन की सोने की चेन और टैटू भरे पड़े थे। उनकी आंखें नशे में धुंधली थीं, फिर भी उनमें आसपास की हर चीज को घूरती हुई एक लालच की चमक थी। कोई भी कह सकता था कि वे शरीफ लोग नहीं थे। उन्होंने आसपास के लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए सबसे अच्छी जगह पर बैठे एक परिवार के पास जाकर उन्हें धमकी देकर वहां से उठा दिया। बच्चा डरकर रोने लगा, लेकिन वे आदमी इसे एक मजाक समझकर ठहाके लगाने लगे। वाह, क्या मौसम है! ऐसे में तो ठंडी नदी के किनारे चिकन और दारू का मजा ही कुछ और है। झुंड का सरगना, जो सबसे भारी और डरावना दिख रहा था, गजेंद्र था। उसने अपनी शर्ट उतारकर किनारे फेंक दी। उसका लटकता हुआ पेट और पीठ पर बना एक बड़ा सा नाग का टैटू दिखने लगा। बाकी लोग उसकी हां में हां मिलाते हुए फटाफट जगह जमाने लगे। जल्द ही उनके पोर्टेबल स्पीकर से भद्दे बोल वाले भोजपुरी गाने पूरी घाटी में गूंजने लगे। घाटी का शांतिपूर्ण माहौल पल भर में एक नाले में बदल गया। समीर का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी नाराजगी छिपाते हुए आदिरा और मीरा से कहा, हम लोग थोड़ा और अंदर की तरफ चलें। इनसे उलझने में कोई भलाई नहीं है। ये लोग कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। और भी तो लोग हैं यहाँ। मीरा ने धीरे से फुसफुसाकर अपनी नाराजगी जताई। उसके चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ दिख रहा था। आदिरा ने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप उन्हें देख रही थी। वह इस तरह के इंसानों को अच्छी तरह जानती थी। ये वो लोग थे जो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, कमजोरों पर हावी होते हैं और ताकतवर के सामने दुम हिलाते हैं। उनकी हर हरकत और हर बात में दूसरों को परखने और अपना दबदबा साबित करने की एक जानवरों वाली प्रवृत्ति थी। समस्या यह थी कि उनकी नजरें अब धीरे धीरे उनकी तरफ घूम रही थीं, और सटीक रूप से कहा जाए तो मीरा की तरफ। गजेंद्र की पार्टी ने बेशर्मी से शराब का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने कबाब बनाने के बजाय बाहर से मंगवाई चिकन करी को प्लास्टिक के पैकेटों से निकालकर खाना और बोतलों से ही शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी बातचीत में गालियां और गंदे मजाक बढ़ते जा रहे थे, और वे बचा हुआ खाना और सिगरेट के टुकड़े बेपरवाही से नदी में फेंक रहे थे। आसपास के दूसरे परिवार एक एक करके नाराजगी से अपना सामान समेटकर जाने लगे। उन जाते हुए लोगों को देखकर वे आदमी मजाक उड़ा रहे थे। अब उस चौड़ी चट्टान पर सिर्फ आदिरा का ग्रुप, गजेंद्र की पार्टी और कुछ लोग ही बचे थे जो हिम्मत करके वहां बैठे हुए थे। क्यों गज्जू भाई, उधर का माल तो देखो, क्या मस्त है। झुंड में से एक ने ठुड्डी से मीरा की ओर इशारा करते हुए कहा।
गजेंद्र की चिकनी नजरें बेशर्मी से मीरा के शरीर को ऊपर से नीचे तक तौलने लगीं। मीरा ने खतरा महसूस करते हुए खुद को सिकोड़ लिया। समीर मीरा के आगे आते हुए बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, ध्यान मत दो, हम भी बस उठने ही वाले हैं। लेकिन गजेंद्र एक शिकारी की तरह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जिसने अपना शिकार चुन लिया हो। वह लड़खड़ाता हुआ आदिरा के ग्रुप की ओर चला। उसके पीछे 2 और आदमी गिरी हुई हंसी हंसते हुए चल पड़े। आदिरा के शरीर का हर रोम सतर्क हो गया। एक सामान्य इंसान की तरह दिखने के लिए उसने जिस खतरे को भांपने की प्रवृत्ति को दबा रखा था, वह अब खतरे की घंटी बजाने लगी थी। उसकी मांसपेशियां तन गईं और सांसें शांत हो गईं। आसपास का सारा शोर दूर हो गया और सिर्फ सामने खड़ा खतरा ही उसे साफ साफ दिख रहा था। ओहो भाई साहब, यहां तो कबाब की खुशबू जान ले रही है। हमें भी थोड़ा चखने को मिलेगा क्या? गजेंद्र ने जानबूझकर समीर के कंधे पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। यह साफ साफ एक उकसावा था। समीर घबरा गया, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। माफ कीजिएगा, पर हमने अभी ही शुरू किया है। इतना ज्यादा नहीं है कि आपको दे सकें। ज्यादा नहीं है? अरे बड़े बेमुरव्वत आदमी हो। गजेंद्र ने समीर की बात को नजरअंदाज किया और चादर पर चढ़ गया। उसने अपने कीचड़ भरे जूतों से चादर का एक कोना रौंदते हुए मीरा के ठीक सामने बैठ गया। शराब और पसीने की तेज बदबू फैल गई। अरे ओ मैडम, उम्र क्या है तुम्हारी? बॉयफ्रेंड के साथ घूमने आई हो, लेकिन ये भाई साहब तो बड़े मरियल से लगते हैं। मजा नहीं आता होगा? हमारे साथ चलोगी तो जिंदगी के मजे दिला देंगे। गजेंद्र ने मीरा के चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा लाकर घटिया तरीके से हंसा। मीरा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसकी आंखें खौफ से कांप रही थीं। समीर अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उठ खड़ा हुआ। मैं आपसे तमीज से कह रहा हूं, हमारी तरफ से हट जाइए और हमें परेशान मत कीजिए। समीर की बात सुनकर गजेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या बोला बे? तू मुझे सिखाएगा? थोड़ा अंग्रेजी क्या पढ़ लिया? बहुत होशियार बन रहा है। ए इधर आ। गजेंद्र ने उंगली से इशारा करते हुए समीर को बुलाया। अब हालात हाथ से निकल रहे थे। आदिरा ने चुपचाप एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं, जैसे गंदे होते नदी के पानी की तरह। एक बेकाबू गुस्सा उसके अंदर गहराइयों से उमड़ रहा था। समीर ने मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन वह कोई कदम नहीं उठा सका। सामने वाले संख्या में ज्यादा थे और देखने से ही लग रहा था कि वे मारपीट के आदी हैं। वह किसी भी तरह बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी तर्क और समझदारी से जी थी। हिंसा उसके लिए आखिरी बल्कि न अपनाने वाला विकल्प था। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। हम यहां बस शांति से अपनी छुट्टी मनाने आए हैं। कृपया हमें जाने दीजिए। समीर की विनम्र लेकिन अपमान से भरी गुहार ने गजेंद्र के क्रूर खेल की आग में घी का काम किया। गजेंद्र ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माफी? किस बात की? गलती तो तूने की है मुझे जाने के लिए बोलकर। तूने मुझे हुक्म दिया है ना? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था बे? समझ नहीं आती क्या? छटाक! एक तीखी आवाज के साथ समीर का सिर घूम गया। गजेंद्र ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। समीर के होंठ फट गए और खून बहने लगा। मीरा चीख पड़ी। समीर! यह चीख गजेंद्र की पार्टी के लिए एक मनोरंजक संगीत की तरह थी। वे और भी जोश में आकर समीर को घेर कर खड़े हो गए। अरे शरीफ ज्यादा समझा था, थोड़ी तो हिम्मत है इसमें। चल घुटने टेक और हमारी मैडम को डराने के लिए माफी मांग, तब हम तुझे छोड़ देंगे। गजेंद्र ने समीर के कंधे को जोर से नीचे दबाया। समीर ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन वह एक हट्टे कट्टे आदमी की ताकत का सामना नहीं कर सका। उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वह धड़ाम की आवाज के साथ कंकड़ों पर गिर गया। कुचले हुए स्वाभिमान से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में शर्म और गुस्से के आंसू भर आए थे। आदिरा यह सब बिना हिले डुले देख रही थी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सपाट था और आंखें एक गहरी खाई की तरह शांत थीं। यह नजारा तूफान से पहले की शांति जैसा था। उसके दिमाग में दो आवाजें टकरा रही थीं। एक तर्क जो कह रहा था, सामान्य जीवन जियो, इनसे मत उलझो, और दूसरी प्रवृत्ति जो दहाड़ रही थी, तुम्हारे अपनों को कुचला जा रहा है, उठो। गजेंद्र घुटनों पर बैठे समीर के सिर को बास्केटबॉल की तरह थपथपाते हुए हंस रहा था। फिर उसने मीरा की ओर देखा मैडम, ऐसे लल्लू के साथ घूमोगी तो यही हाल होगा। चल मैं तुझे एक पेग पिलाता हूं, ये पी और अपना मूड ठीक कर। उसने अपने गंदे हाथों से एक गिलास में शराब भरकर मीरा की ओर बढ़ाया।
मीरा सिर हिलाते हुए पीछे हटी। नहीं चाहिए, दूर रहिए मुझसे। नखरे दिखा रही है? अरे, औरत तो ना कहते हुए ही सबसे प्यारी लगती है। गजेंद्र का हाथ मीरा की कलाई पर कस गया। मीरा ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ फौलादी थी। फिर दूसरे हाथ से उसने मीरा की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। पी इसे, प्यार से कह रहा हूं। बस यही वह पल था। आदिरा के अंदर का आखिरी बांध टूट गया। उसे अपने साथी विक्रांत का आखिरी चेहरा और मीरा का डरा हुआ चेहरा एक साथ दिखने लगा। अतीत का अपराध बोध कि वह उसे बचा नहीं पाई, और वर्तमान की बेबसी कि वह इस हिंसा को देख रही है, मिलकर एक लाल अंगारे की तरह उसके पूरे शरीर में फैल गए। उस हाथ को हटाओ, एक धीमी लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज घाटी में गूंजी। गजेंद्र, उसके साथी समीर और मीरा, सबकी नजरें एक साथ आदिरा पर टिक गईं। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठ रही थी। मैंने कहा, उस गंदे हाथ को अभी हटाओ। गजेंद्र को यकीन नहीं हुआ। वह हंसा। यह कौन पागल है? तुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है? उसकी बात खत्म होने से पहले ही आदिरा ने हरकत की। यह हरकत नहीं, बल्कि एक बिजली की कौंध थी जिसने दूरी को मिटा दिया। वह एक ही कदम में गजेंद्र के पास पहुंची और मीरा का हाथ पकड़े हुए उसकी कलाई को सटीकता से मरोड़ दिया। आह! गजेंद्र के मुंह से चीख निकल गई। असहनीय दर्द, जैसे किसी जोड़ को उल्टी दिशा में तोड़ दिया गया हो। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और मीरा आजाद हो गई। आदिरा ने उसका हाथ मरोड़कर उसकी पीठ के पीछे कर दिया और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन दबोच ली। विशालकाय गजेंद्र बेबस होकर आदिरा के पीछे एक बंधक की तरह आदिरा गया। यह सब पलक झपकते ही हो गया था। गजेंद्र के साथी समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। खड़े क्या हो बे? पकड़ो इस कुतिया को, गजेंद्र ने दर्द में चिल्लाया। तब जाकर एक आदमी होश में आया और गाली बकते हुए आदिरा की ओर दौड़ा। आदिरा ने गजेंद्र को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए उसे आगे धकेल दिया। दौड़ता हुआ आदमी अपने ही बॉस से टकराकर गिर गया। इस मौके का फायदा उठाकर दूसरे आदमी ने पीछे से आदिरा के बाल पकड़ लिए, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ बालों का एक गुच्छा ही आया। आदिरा ने नीचे झुकते हुए अपनी कोहनी से पीछे वाले आदमी के सीने पर सटीक वार किया। खचाक की आवाज के साथ वह आदमी के साथ हो गए। आधारक ने कहीं कि कुछा कर पड़ते हैं कि आदमी को सांस छोड़ते हुए गिर गया। बाकी बचे 3 आदमी एक साथ उस पर झपटे। आदिरा की हर हरकत में कोई फिजूल खर्ची नहीं थी। वह उनके हमलों की दिशा को पहले ही पढ़ लेती, कम से कम हरकत में बचती और कमजोर हिस्सों पर हमला करती। मुक्का मारने वाले का हाथ पकड़कर उसे तोड़ देती और लात मारने वाले की टांग अड़ाकर उसे गिरा देती और उसके टखने को कुचलकर उसे बेबस कर देती। उसका हर मूव सधा हुआ और जानलेवा था। यह लड़ाई नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ द्वारा एक तरफा काबू पाने की कार्रवाई थी। 1 मिनट से भी कम समय में वे हट्टे कट्टे आदमी घाटी के कंकड़ों पर कराहते हुए पड़े थे। कोई भी सीधा खड़ा नहीं था। आदिरा बिना हाफे सबसे पहले गिराए गए गजेंद्र की ओर बढ़ी। गजेंद्र टूटे हुए हाथ के दर्द और अपनी आंखों के सामने हुए अविश्वसनीय दृश्य के सदमे से कांप रहा था। आदिरा ने उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाया और उसे ठीक उसी जगह घुटनों पर बिठा दिया जहां समीर था। माफी मांग। आदिरा की आवाज में कोई भावना नहीं थी। वह एक छुरी की तरह तेज थी। मेरे दोस्तों से और इस घाटी से जिसे तुमने गंदा किया है, माफी मांगो। गजेंद्र ने खौफ से भरी आंखों से आदिरा को देखा। उसकी आंखों में उसे एक ऐसा डर दिखा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक गैर इंसानी खौफनाक गहराई। उसने विरोध करने की सोची भी नहीं और कांपती आवाज में बुदबुदाया, गलती हो गई, माफ कर दो। आदिरा ने उसे घृणा से देखा और जमीन पर फेंक दिया। फिर पड़े हुए उसके साथियों से कहा, तुम सब यह सारा कचरा उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। दोबारा मेरी नजरों के सामने आए तो सिर्फ हाथ तोड़कर नहीं छोड़ूंगी। वे आदमी अपने टूटे हाथ पैर पकड़कर चीखते चिल्लाते एक दूसरे का सहारा लेकर भाग खड़े हुए। उनके पीछे उनका फैलाया हुआ कचरा और बर्बाद जगह एक दर्दनाक सबूत की तरह पड़ी रही। जैसे ही सब शांत हुआ, घाटी में फिर से खामोशी छा गई। मीरा और समीर जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, उस ठंडी ऊर्जा छोड़ती हुई आदिरा को घूर रहे थे। उनकी आंखों में अब उनकी जानी पहचानी दोस्त आदिरा नहीं थी। उसकी जगह एक अनजान डरावना वजूद खड़ा था। आदिरा ने अपने दोस्तों की उन नजरों को देखा
और तब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। उसने अपने अतीत के उस साये को, जिसे वह इतनी मेहनत से छिपा रही थी, अपने सबसे कीमती दोस्तों के सामने उजागर कर दिया था। गजेंद्र और उसके गुंडों के भाग जाने के बाद घाटी में एक अजीब और भारी खामोशी छा गई। कुछ देर पहले की हिंसा और चीख पुकार जैसे एक झूठ थी, अब सिर्फ पानी के बहने और झींगुरों की आवाज ही गूंज रही थी। लेकिन शांति के टूटे हुए टुकड़े शीशे की तरह चुभ रहे थे और उन तीनों के रिश्ते में एक अनदेखी दरार पैदा कर रहे थे। मीरा अभी भी डरी हुई कांप रही थी और समीर अपने फटे हुए होंठ को छूते हुए एक उलझन भरी नजर से आदिरा को देख रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता, आश्चर्य और एक अनजाने अस्तित्व के प्रति हल्का सा डर मिला हुआ था। उसने आदिरा से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करे। आदिरा अपने दोस्तों की नजरों से बच रही थी। वह चुपचाप गजेंद्र के झुंड द्वारा छोड़े गए कचरे को साफ करने लगी। वह ऐसे व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो, जैसे वह हमेशा की तरह अपनी शांत और चुप रहने वाली आदत में लौट आई हो। लेकिन उसके कांपते हुए हाथ बता रहे थे कि उसके अंदर कितनी भयंकर उथल पुथल मची हुई थी। एक ऐसी हिंसा जिस पर उसका खुद का नियंत्रण नहीं था। अतीत का एक भूत जिसे उसने दफनाने की कोशिश की थी, आखिरकार हकीकत पर हावी हो ही गया। उसने सोचा, अब सब कुछ खत्म हो गया। उसे डर था कि उसका यह कीमती रिश्ता भी उसके अतीत की वजह से बर्बाद हो जाएगा। आदिरा, तुम ठीक हो? चुप्पी को सबसे पहले मीरा ने तोड़ा। उसने कांपती आवाज में पूछा और आदिरा के पास आई। आदिरा में मीरा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरी वजह से? मुझे माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी वजह से ही तो हम बचे हैं। शुक्रिया। सच में मीरा की बातों में सच्चाई थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में बसी दूरी छिप नहीं सकी। समीर ने भी सावधानी से बोलना शुरू किया। आदिरा, यह सब क्या था? क्या तुमने कभी पेशेवर रूप से कोई ट्रेनिंग ली है? समीर का सवाल बिल्कुल वाजिब था, लेकिन आदिरा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वह कैसे बताती कि उसने लोगों के जोड़ तोड़ने और कमजोर नसों पर हमला करने की तकनीक कहां से सीखी? वह कैसे समझाती कि उसने उन खूंखार गुंडों को पल भर में कैसे काबू कर लिया? वह यह तो नहीं कह सकती थी, असल में मैं देश द्वारा तैयार किया गया एक इंसानी हथियार थी। आखिरकार उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। जल्दबाजी में सामान समेटकर घाटी से निकलते समय कार के अंदर का माहौल शीशे की तरह भारी था। एक खुशनुमा छुट्टी की शुरुआत एक भयानक बुरे सपने में बदल गई थी। दूसरी तरफ अपना टूटा हुआ हाथ पकड़कर बेइज्जत होकर भागे गजेंद्र गुस्से और अपमान से कांप रहा था। उसने सीधे अपने भाई राठौर एम्पायर के मालिक विक्रम राठौर को फोन किया। भाई साहब, मैं गजेंद्र बोल रहा हूं, एक पागल औरत ने। फोन के दूसरी तरफ से विक्रम राठौर की ठंडी और भारी आवाज आई। चुप रहो और ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। गजेंद्र ने अपनी इज्जत बचाने के लिए घटना को बढ़ा चढ़ाकर और तोड़ मरोड़ कर बताया, जैसे कि उस पर एक तरफा हमला हुआ हो। विक्रम राठौर चुपचाप अपने भाई की बेढंगी रिपोर्ट सुनता रहा। फिर अचानक, जैसे उसे कुछ दिलचस्प लगा हो, उसने पूछा, उस लड़की का हुलिया कैसा था? किसी ने फोटो वगैरह ली है? इत्तेफाक से गजेंद्र के एक आदमी ने दूर से आदिरा की तस्वीर अपने मोबाइल में खींच ली थी। तस्वीर तुरंत विक्रम राठौर को भेज दी गई। थोड़ी देर बाद विक्रम राठौर के दफ्तर में बेहतरीन लकड़ी से बनी विशाल मेज पर बैठा विक्रम राठौर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आई तस्वीर को देखकर जम सा गया। तस्वीर में एक औरत ठंडी नजरों से उसे घूर रही थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसकी तेज आंखें और कसकर बंद होंठ उसे उस एक आदमी के जवानी के दिनों की हूबहू याद दिला रहे थे, जिसे वह कभी नहीं भूल पाया था। अर्जुन सिंह, वह जांबाज इंस्पेक्टर जिसने कई साल पहले उसके साम्राज्य को लगभग तबाह कर दिया था। हर तरह के लालच और धमकी के बावजूद जो नहीं झुका और उस पर जांच का शिकंजा कसता चला गया, और इसीलिए अंत में उसे अपने हाथों से उसे रास्ते से हटाना पड़ा। विक्रम राठौर के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। मिल गई अर्जुन सिंह की औलाद। वह लंबे समय से अर्जुन सिंह के परिवार को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जुन सिंह ने जिन चीजों को अपनी जान से ज्यादा चाहा था, उन सबको पूरी तरह से नष्ट करके और उसकी कब्र पर थूककर ही विक्रम राठौर का सालों पुराना अरमान पूरा होता। और अब वह लड़की खुद चलकर शेर की मांद में आ गई थी, और वह भी उस घाटी में
जहां वह अपनी एक बड़ी डेवलपमेंट परियोजना पर काम कर रहा था। गजेंद्र, अभी के अभी पता लगाओ कि वह लड़की और उसके दोस्त किस रिसॉर्ट में रुके हैं और हमारे सारे लड़के वहां फैला दो। वह किसी भी हालत में बचकर नहीं जानी चाहिए। विक्रम राठौर ने फोन काटा और अपनी जगह से उठा। कांच की बड़ी खिड़की के बाहर शहर की रात का शानदार नजारा फैला हुआ था। उसने वाइन का गिलास भरते हुए जीत की नजरों से उस नजारे को देखा। घाटी का एक छोटा सा हंगामा, जिसे उसने एक मामूली मनोरंजन समझा था, अब उसके 10 साल पुराने बदले को पूरा करने का एक सुनहरा मौका बन गया था। उस रात जिस रिसॉर्ट में आदिरा और उसके दोस्त रुके हुए थे, उसे बाहर की दुनिया से पूरी तरह से काट दिया गया। संचार को जैमर लगाकर रोक दिया गया था और रिसॉर्ट तक जाने वाले एकमात्र पहाड़ी रास्ते को विक्रम राठौर के आदमियों ने बंद कर दिया था। आदिरा और उसके दोस्त इस बात से बेखबर थे कि वे एक बड़े जाल में फंस चुके हैं और अपने अपने कमरों में एक असहज रात बिता रहे थे। आदिरा पूरी रात जागती रही। दिन में हुई घटना उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। उसे इस बात का डर सता रहा था कि उसकी हिंसा की प्रवृत्ति आखिरकार उसके दोस्तों को भी खतरे में डाल सकती है। अगली सुबह एक अनपेक्षित मेहमान रिसॉर्ट में आया। एक महंगी काली सेडान से विक्रम राठौर उतरा। उसने महंगा सूट पहना हुआ था और चेहरे पर एक कारोबारी जैसी मुस्कान थी। उसके साथ केवल कुछ अंगरक्षक थे। उसने रिसॉर्ट के मालिक से इजाजत लेकर आदिरा और उसके दोस्तों के कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। माफ कीजिएगा, मुझे पता चला है कि कल मेरे छोटे भाई ने बहुत बड़ी बदतमीजी की है। मैं बड़े भाई के नाते औपचारिक रूप से माफी मांगने आया हूं। विक्रम राठौर की आवाज विनम्र और नरम थी। समीर और मीरा इस अचानक हुई स्थिति से हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह माफी मांगने आया है तो उनकी सतर्कता कम हो गई। लेकिन आदिरा अलग थी। उसने विक्रम राठौर के सौम्य चेहरे के पीछे छिपी एक सांप जैसी ठंडक को भांप लिया था। उसकी नजरें उसके भाई गजेंद्र से बिल्कुल अलग, एक गहरी और इंसियन बुराई से भरी हुई थीं। विक्रम राठौर लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने सच में माफी मांगते हुए सिर झुकाया और अपने साथ लाए महंगे फलों की टोकरी और एक लिफाफा आगे बढ़ाया। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कृपया अपना गुस्सा भूल जाइए और हमारी वजह से आपकी छुट्टी खराब होने के लिए हमें माफ कर दीजिए। जब समीर हिचकिचाते हुए लिफाफा लेने वाला था तो आदिरा ने उसका हाथ रोक दिया। रहने दीजिए, माफी मिल गई, अब आप जा सकते हैं। आदिरा के ठंडे जवाब पर विक्रम राठौर को मजा आया। वह आदिरा को घूरते हुए बोला, बेटी, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गई हो। वही अकड़, वही न झुकने वाली नजरें। आप मेरे पिता को जानते हैं? आदिरा का दिल धक से रह गया। विक्रम राठौर ने वाइन का गिलास घुमाते हुए लापरवाही से कहा, जानता क्या, बहुत करीबी रिश्ता था हमारा। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह एक बहुत ही काबिल अफसर थे। बड़े अफसोस की बात है कि वह इतनी जल्दी चले गए। विक्रम राठौर ने दिखावे के लिए जीभ छटकाते हुए झूठा दुख व्यक्त किया और फिर एक ऐसी आवाज में फुसफुसाया जो सिर्फ आदिरा को सुनाई दे, लेकिन एक बात बताऊं, जिस जगह पर इंस्पेक्टर साहब की मौत हुई थी वह अजीब इत्तेफाक से मेरे एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पास ही थी। उस दिन भी इंस्पेक्टर साहब मेरा ही पीछा कर रहे थे। बहुत जिद्दी थे, किसी शिकारी कुत्ते की तरह। आदिरा के शरीर का खून ठंडा पड़ गया। उसके पिता की मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। यह शक अब उसके सामने खड़े इस आदमी से जुड़ रहा था। तुम हो कौन? विक्रम राठौर ने एक संतोष भरी मुस्कान दी। वह अपनी जगह से उठते हुए बोला, परिचय देना तो भूल ही गया। मैं राठौर एम्पायर का चेयरमैन विक्रम राठौर हूं, और हां, इस खूबसूरत घाटी को उजाड़कर एक नया गोल्फ रिसॉर्ट बनाने वाला भी मैं ही हूं। वही घाटी जिसे तुम्हारे पिता अपनी जान से ज्यादा बचाना चाहते थे। उसके शब्द एक खंजर की तरह आदिरा के दिल में चुभ गए। यह माफी नहीं थी, यह एक खुला ऐलान ए जंग था। उसके पिता की मौत का सच और उस सच को जानने वाला शैतान उसके ठीक सामने खड़ा था। अतीत का भूत हकीकत का रूप लेकर उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ था। इस परिपाट कर विक्रम राठौर की बातें जहर की तरह आदिरा के दिमाग में फैल गईं। पिता की मौत, घाटी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सामने खड़ा वह शैतान जैसा आदमी बिखरे हुए पहेली के टुकड़े एक भयानक तस्वीर बना रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। यह अब छुट्टी की जगह नहीं थी, यह दुश्मन का गढ़ था और वे जाल में फंसे शिकार थे। समीर, मीरा,
जल्दी अपना सामान बांधो, हमें यहां से निकलना होगा। आदिरा की घबराई हुई आवाज सुनकर समीर और मीरा हैरान रह गए। समीर ने पूछा, आदिरा क्या हुआ? उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? तुम्हारा चेहरा बहुत पीला पड़ गया है। मैं बाद में सब बताऊंगी, पहले यहां से निकलना होगा। प्लीज मेरी बात मानो और जल्दी करो। आदिरा की बेताब आंखों में खतरे को भांपकर दोनों ने जल्दी से अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। आदिरा ने खिड़की से बाहर देखा। रिसॉर्ट के चारों ओर काले सूट पहने आदमी खड़े थे। मुख्य दरवाजा बंद हो चुका होगा। उसने रिसॉर्ट की बनावट को तेजी से देखा। पीछे पहाड़ी की ओर जाने वाला एक छोटा दरवाजा, वही एकमात्र रास्ता था। गाड़ी छोड़ दो, वे हमारी गाड़ी को जानते होंगे। हमें पहाड़ पार करके सड़क पर निकलना होगा। आदिरा के निर्देश स्पष्ट और बिना किसी हिचकिचाहट के थे। एक अनुभवी कमांडर की तरह वह दोस्तों को लेकर रिसॉर्ट के पीछे की ओर बढ़ी। खुशकिस्मती से छोटा दरवाजा बंद नहीं था। तीनों बिल्ली की तरह दबे पांव रिसॉर्ट से निकलकर खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सामान्य ऑफिस जाने वाले मीरा और समीर के लिए यह चढ़ाई मुश्किल थी। हांफते हुए चढ़ते समय मीरा का पैर फिसला और वह गिर पड़ी। आह, यह एक छोटी सी चीख थी, लेकिन शांत जंगल में यह काफी तेज थी। नीचे से लोगों की घबराई हुई चीखें और कदमों की आहट सुनाई देने लगी। वे भाग गए। इस तरफ, जल्दी पीछा करो। पीछा शुरू हो चुका था। आदिरा ने गिरी हुई मीरा को उठाया। बस थोड़ी और हिम्मत रखो, हम लगभग पहुंच गए हैं। वह दोस्तों को आगे बढ़ाते हुए रास्ता बना रही थी। पेड़ों की टहनियों से उसकी शर्ट फट गई और चेहरे पर खरोंचें आ गईं, लेकिन उसे इन सब की परवाह नहीं थी। पीछे से आने वाले पीछा करने वालों की आवाजें करीब आ रही थीं। न जाने कितनी देर दौड़ने के बाद जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें एक दो लेन वाली सड़क दिखाई दी। आदिरा ने बिना सोचे समझे सड़क पर कूदकर एक गुजरते हुए ट्रक के सामने हाथ हिलाया। चर्र की तेज आवाज के साथ एक विशाल 15 टन का ट्रक उनके ठीक सामने आकर रुका। ड्राइवर की सीट से गाली निकली, पागल हो क्या? मरने का शौक है? आदिरा ट्रक ड्राइवर की ओर दौड़कर चिल्लाई, माफ कर दीजिए, प्लीज हमें बिठा लीजिए, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। डरे हुए तीनों की हालत और जंगल से निकलते काले कपड़ों वाले आदमियों को देखकर ट्रक ड्राइवर ने कुछ पल सोचा और फिर यात्री सीट का दरवाजा खोल दिया। जल्दी बैठो। तीनों हड़बड़ी में ट्रक पर चढ़ गए। ट्रक ने एक जोरदार आवाज के साथ फिर से सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। पीछे के शीशे में दूर होते आदमियों की परछाई दिख रही थी। आदिरा ने तब जाकर राहत की सांस ली। फिलहाल वे सबसे बुरे हालात से बच निकले थे। शहर वापस आने तक ट्रक में एकदम घोंटू खामोशी छाई रही। मीरा घुटनों में सिर छिपाए सिसक रही थी और समीर चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। आदिरा दोनों से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसके अतीत ने आखिरकार उसके सबसे कीमती दोस्तों को भी भयानक खतरे में डाल दिया था। इस अपराध बोध से उसका गला घुट रहा था। एक खुशनुमा छुट्टी जान बचाने की भाग दौड़ में बदल गई थी और इसकी वजह सिर्फ वही थी। दिल्ली पहुंचते ही आदिरा ने दोनों को उनके घर के सामने उतार दिया। मीरा ने रोती हुई आवाज में पूछा, बहुत डर लग रहा था आदिरा, यह सब क्या है? लेकिन आदिरा कोई जवाब नहीं दे सकी। समीर ने एक भारी मन से आदिरा से कहा, आदिरा, कुछ समय तक हम संपर्क में नहीं रहेंगे। यह तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी बेहतर होगा। यह बात एक छुरी की तरह आदिरा के दिल में चुभ गई। वह समझ गई उनका फैसला सही था। उसके साथ जुड़ते ही उनकी सामान्य जिंदगी भी बिखर जाती। आदिरा ने एक सपाट चेहरा बनाने की कोशिश करते हुए सिर हिलाया। माफ करना समीर, और शुक्रिया। यही उनकी आखिरी मुलाकात थी। दोस्तों के साथ उसका रिश्ता टूट गया था। अकेली रह गई। आदिरा ने खाली सड़क के बीच खड़े होकर महसूस किया कि वह पूरी तरह से अकेली पड़ गई है। विक्रम राठौर सिर्फ एक गुंडा नहीं था, पुलिस और कानून भी शायद उसकी जेब में थे। अपने पिता की तरह वह भी एक बड़े सिस्टम द्वारा अलग थलग कर दी जाएगी और धीरे धीरे मार दी जाएगी। क्या उसे भाग जाना चाहिए? नाम बदलकर किसी अनजान जगह छिप जाना चाहिए? एक पल के लिए यह ख्याल आया, लेकिन फिर गुस्सा उमड़ पड़ा, जिसने उसके पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाया, उसके दोस्तों को डराया और उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। उसके सामने वह ऐसे ही हार नहीं मान सकती थी। भागना मरने के बराबर था। जैसे वर्दी उतारकर हकीकत से भागने पर उसकी आत्मा धीरे धीरे मर गई थी। उसकी नजरें बदलने लगीं। डर और उलझन की जगह उसकी आंखों में एक ठंडी और फौलादी दृढ़ता आ गई। वह अब अतीत के ट्रॉमा में फंसी एक पीड़िता नहीं थी। वह अपने पिता की बेटी
और यूनिट गरुड़ की एक बेहतरीन योद्धा के रूप में लड़ने की वजह ढूंढ चुकी थी। हाँ, मैं भागूंगी नहीं, मैं छिपूंगी भी नहीं। आदिरा ने मुट्ठी भींच ली। अब बचाव का समय खत्म हो चुका था, अब पलटवार का समय था। विक्रम राठौर और उसके साथ मिले भ्रष्ट सत्ता के दिल पर अपनी अकेली जंग शुरू करने का समय आ गया था। उसने अंधेरे की ओर कदम बढ़ाए। अब यह एक भगोड़े की लड़खड़ाती चाल नहीं थी, यह शिकार शुरू करने से पहले अपने इलाके को परखते हुए एक शिकारी के शांत और दृढ़ कदम थे। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बड़ी लड़ाई में उसका एकमात्र मददगार हो सकता था। एक ऐसा आदमी जो अंधेरे में अंधेरे से निपटना जानता था। कबीर शर्मा। उसकी जागृति शुरू हो चुकी थी। दिल्ली की रात अनगिनत नियॉन साइन से जगमगा रही थी, लेकिन उन चमकदार रोशनियों से दूर अंधेरी गलियां शहर के काले सच को छिपाए हुए थीं। आदिरा नेहरू प्लेस की एक पुरानी इमारत के सामने खड़ी थी, जिसका पता नक्शे पर भी मुश्किल से मिलता। KS सॉल्यूशंस एक पुराने एक्रिलिक बोर्ड पर यही लिखा था। बाहर से यह एक छोटी सी प्रिंटिंग या विज्ञापन कंपनी लगती थी, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और थी। यह कानून के दायरे से बाहर जानकारी का कारोबार करने वाली एक जगह थी और पैसे के बदले कुछ भी ढूंढ निकालने और मिटा देने वाले लोगों का अड्डा था। और इसके केंद्र में था कबीर। जंग लगे लोहे का दरवाजा खोलते ही सिगरेट के धुएं और धूल की मिली जुली गंध ने उसका स्वागत किया। छोटे से दफ्तर में कुछ पुराने सोफे और मेजें थीं और एक दीवार पर तारों और पुर्जों से भरा एक वर्कस्टेशन था। कबीर कई मॉनिटरों से घिरा कीबोर्ड पर उंगलियां चला रहा था। स्क्रीन पर जटिल कोड, सैटेलाइट तस्वीरें और अनजान लोगों की जानकारी भरी हुई थी। अभी कोई काम नहीं है, बोर्ड नहीं देखा क्या? कबीर ने बिना सिर घुमाए रूखेपन से कहा। सालों बाद मिलने के बावजूद उसकी आवाज वैसी ही थी, चिड़चिड़ी और दुनिया से बेपरवाह। लेकिन आदिरा जानती थी, इस रूखेपन के पीछे एक गहरी न्याय की भावना और अपनी यूनिट के प्रति प्यार नफरत का रिश्ता छिपा था। मैं हूं कबीर। आदिरा की आवाज सुनकर कबीर की तेजी से चलती उंगलियां एक पल के लिए रुक गईं। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी घुमाई। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पीला चेहरा, सतर्कता से भरी तेज आंखें, यह उस मजबूत और आत्मविश्वासी जूनियर से बिल्कुल अलग थी जिसे वह जानता था। आदिरा सिंह, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने सोचा था वर्दी उतारकर शांति से नौकरी कर रही होगी। हालत तो खराब लग रही है। किसी से भाग रही हो क्या? कबीर ने उसकी हालत को तुरंत भांप लिया। आदिरा ने जवाब देने के बजाय सामने के सोफे पर खुद को गिरा दिया। तनाव कम होते ही पूरे शरीर की थकान उस पर हावी हो गई। कबीर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? मैं क्या कर सकता हूं? जैसा कि तुम देख रही हो, मैं अब फौजी नहीं हूं, बस पैसे लेकर दूसरों की जासूसी करने वाला एक मामूली आदमी हूं। उसने खुद पर हंसते हुए एक सिगरेट जलाई। और मैं तुम्हारे मामले में नहीं पड़ना चाहता। तुमसे जुड़कर किसी का भला नहीं हुआ है, विक्रांत की तरह। कबीर के मुंह से निकले विक्रांत नाम ने आदिरा के दिल को चीर दिया। वह उस आखिरी मिशन का सूचना विश्लेषक था जिसमें आदिरा, विक्रांत और वह तीनों साथ थे। वह सब कुछ जानता था। गलत जानकारी, जबरदस्ती का मिशन और उसके नतीजे में विक्रांत की कुर्बानी और बचे हुए लोगों का अपराध बोध। मैं जानती हूं कि मैंने विक्रांत को मरवा दिया और इसीलिए मेरा इस तरह जिंदा रहना तुम्हें पसंद नहीं है, यह भी जानती हूं। लेकिन यह मामला अलग है। यह मेरा निजी बदला भी है और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई भी जिनसे तुम नफरत करते हो। आदिरा ने गहरी सांस ली और घाटी में हुई घटना से लेकर अपने पिता की मौत और विक्रम राठौर के रिश्ते और उसके पीछे छिपे एक बड़े भ्रष्टाचार के जाल के बारे में अपने सारे अनुमान बता दिए। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, कबीर का चेहरा सख्त होता गया। सिगरेट पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। राठौर एम्पायर, विक्रम राठौर और मेरे पिता इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। आदिरा की बात खत्म होने के बाद कबीर काफी देर तक चुप रहा। वह उठा और खिड़की से बाहर अंधेरी गली को देखने लगा। वह भी फौज के अंदर के भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश में एक बड़ी ताकत से टकराकर जबरदस्ती वर्दी उतारने पर मजबूर हुआ था। वह सिस्टम की गंदगी को किसी से भी बेहतर जानता था। उसने अनुभव किया था कि कमजोर न्याय को कितनी बेरहमी से कुचल दिया जाता है। दुश्मन बहुत बड़ा है। आदिरा, विक्रम राठौर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक नहीं है,
वह एक राक्षस है जिसके तार राजनीति और कानून की दुनिया में फैले हुए हैं। मेरे पिता क्यों नाकाम हुए जानती हो? क्योंकि दुश्मन सिर्फ एक गुंडा नहीं था, बल्कि इस देश को खा रहा एक बड़ा कैंसर था। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगी। मैं अकेली नहीं हूं। आदिरा ने सिर उठाकर सीधे कबीर की आंखों में देखा। उसकी नजरों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तुम हो ना, तुम्हारे पास अंधेरे में सच देखने वाली आंखें हैं, और मैं उस सच की ओर दौड़ने वाले पैर बन सकती हूं। अगर हम साथ हों तो यह लड़ाई लड़ने लायक है ना? विक्रांत के लिए और उन सभी लोगों के लिए जिन्हें अन्याय से कुचला गया है। आदिरा की आखिरी बात ने कबीर के दिल की सबसे गहरी तार को छू लिया। उसने दुनिया से मुंह मोड़कर अपनी रक्षा की थी, लेकिन उसके अंदर अन्याय के खिलाफ गुस्से की चिंगारी अभी भी जिंदा थी, और इस पागल जूनियर ने उस चिंगारी में घी डाल दिया था। कबीर ने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और आखिरकार एक फैसला करते हुए वह आदिरा की ओर मुड़ा। पहले ही बता दूं, इसमें कोई इनाम नहीं मिलेगा। पकड़े गए तो मैं भी खत्म, और दोबारा अपनी मर्जी से कोई कदम मत उठाना। यह सिर्फ तुम्हारी जंग नहीं है, सब कुछ मेरी जानकारी और योजना के तहत होगा, समझी? यह सहमति का संकेत था। आदिरा के चेहरे पर आखिरकार एक हल्की मुस्कान आई, जैसे घने अंधेरे में उसे आखिरकार एक रोशनी की किरण मिल गई हो। शुक्रिया कबीर, शुक्रिया बाद में करना, बाद में धोखा मत देना, कबीर ने रूखेपन से कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अब उसकी उंगलियां पहले से कहीं ज्यादा तेजी और जुनून के साथ कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। स्क्रीन पर राठौर एम्पायर, विक्रम राठौर, अर्जुन सिंह जैसे कीवर्ड टाइप हो रहे थे, और अनगिनत डेटा उसकी आंखों के सामने बिखर कर फिर से जुड़ रहा था। अंधेरे में दो लोगों का गठबंधन हो चुका था, एक भूली हुई सच्चाई को उजागर करने वाली ढाल, और दूसरा उस सच्चाई की ओर बढ़ने वाली तलवार बनकर एक बड़े शैतान के साम्राज्य के खिलाफ पलटवार की तैयारी करने लगे थे। उनका पहला लक्ष्य था दुश्मन का दिल, राठौर एम्पायर का सबसे गुप्त सर्वर, जहां सारे राज छिपे थे। कबीर का दफ्तर कई रातों तक मॉनिटर की रोशनी, कीबोर्ड की खटखट और कड़वी कॉफी की महक से भरा रहा। वह एक दीवाने की तरह राठौर एम्पायर और विक्रम राठौर से जुड़ी हर जानकारी को खंगाल रहा था। उसकी उंगलियों पर विक्रम राठौर का दशकों पुराना साम्राज्य डिजिटल दुनिया में बिखरने लगा था। आदिरा उसके बगल में बैठकर उसके द्वारा खोजी गई जानकारी के टुकड़ों को व्यवस्थित और विश्लेषित कर रही थी। वह कबीर की काबिलियत की गहराई से प्रभावित थी। वह सिर्फ एक हैकर नहीं था, वह एक रणनीतिकार था जो जानकारी के प्रवाह को पढ़कर उसके पीछे छिपे इंसानी लालच और रिश्तों के जाल को समझ सकता था। मिल गया। कई दिनों में पहली बार कबीर की आवाज में हल्का सा उत्साह था। उसने आदिरा को बुलाया। मुख्य मॉनिटर पर राठौर एम्पायर का जटिल नेटवर्क नक्शा फैला हुआ था। विक्रम राठौर बहुत शातिर है। आधिकारिक सर्वर पर हिसाब किताब का एक एक पन्ना बिल्कुल साफ है, लेकिन कितना भी साफ घर हो, गटर तो होता ही है। कबीर ने राठौर एम्पायर के आधिकारिक नेटवर्क से अलग एक भूत की तरह छिपे हुए सर्वर की ओर इशारा किया। एक ऐसा सर्वर जिसे बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता था और जिसे सिर्फ विक्रम राठौर के निजी दफ्तर से ही खोला जा सकता था। सारे राज वहीं कैद थे। समस्या यह है कि अंदर कैसे जाएं? बिना फिजिक्स की पहुंच के यह नामुमकिन है। तुम्हें खुद राठौर एम्पायर के हेडक्वार्टर में घुसकर मेरे लिए दरवाजा खोलना होगा। यह एक बहुत ही खतरनाक योजना थी। राठौर एम्पायर का मुख्यालय अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों और दर्जनों सुरक्षा गार्डों से एक किले की तरह सुरक्षित था, लेकिन आदिरा के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। रास्ता बताओ। कबीर ने कई दिनों तक राठौर एम्पायर के मुख्यालय का नक्शा, सुरक्षा प्रणालियों के प्रकार और अंधेरे कोने, गार्डों के बदलने का समय और उनके आने जाने के रास्ते का पूरी तरह से विश्लेषण किया, और उसने आदिरा के घुसने के लिए एकमात्र रास्ता खोज निकाला। रात में बाहरी सफाई एजेंसी के कर्मचारी के वेश में इमारत में घुसना और फिर वेंटिलेशन डक्ट के जरिए विक्रम राठौर के दफ्तर वाले सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचना। ऑपरेशन की रात आदिरा ने एक सफाईकर्मी की पोशाक पहनी और अपने चेहरे को टोपी से ढककर राठौर एम्पायर की इमारत के सामने खड़ी हो गई। उसके कान में कबीर से जुड़ा एक छोटा सा वायरलेस ईयरपीस लगा हुआ था। आदिरा, सुन रही हो? अब से 3 मिनट बाद उत्तर पूर्व का सुरक्षा कैमरा 30 सेकंड के लिए लूपिंग मोड में चला जाएगा। उसी समय तुम्हें बेसमेंट पार्किंग की सर्विस लिफ्ट में घुसना होगा। कबीर की आवाज के संकेत पर
आदिरा ने गहरी सांस ली और अंधेरे में कूद गई। उसकी हरकत एक काली बिल्ली की तरह तेज और शांत थी। सालों की ट्रेनिंग से उसका शरीर एक मशीन की तरह कबीर के निर्देशों का पालन कर रहा था। वह निगरानी कैमरों के अंधेरे कोनों से होती हुई इंफ्रारेड सेंसर से बचकर वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई। तंग और धूल भरे डक्ट में रेंगना एक मुश्किल काम था, लेकिन आदिरा बिना कोई आवाज किए चुपचाप आगे बढ़ती रही। नीचे से गार्डों की बातें, दूर से बजती फोन की घंटी, उसे लग रहा था जैसे वह एक जीवित इमारत की नसों में रेंग रही हो। आखिरकार वह विक्रम राठौर के दफ्तर के ठीक ऊपर वाले वेंटिलेशन डक्ट तक पहुंच गई। कबीर, मैं पहुंच गई। ठीक है, अब मैं उस कमरे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अस्थायी रूप से बंद कर दूंगा। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, उसी में तुम्हें मेरे लिए दरवाजा खोलना होगा। आदिरा ने अपने साथ लाए एक छोटे तार का उपयोग करके वेंटिलेशन डक्ट का ढक्कन खोला और पंख की तरह बिना आवाज किए दफ्तर के फर्श पर उतर गई। महंगे फर्नीचर और कलाकृतियों से भरा एक विशाल और आलीशान कमरा, लेकिन इस भव्यता के पीछे न जाने कितने घिनौने राज छिपे थे। वह सीधे विक्रम राठौर की मेज पर गई और कंप्यूटर के पीछे कबीर द्वारा दी गई एक छोटी सी USB डिवाइस लगा दी। कनेक्ट हो गया। उसी पल कबीर के दफ्तर के सारे मॉनिटर नए डेटा से भर गए। भूत सर्वर का कसकर बंद दरवाजा खुल चुका था। पांडोरा का बक्सा आखिरकार खुल गया था। बक्से के अंदर की चीजें कल्पना से परे थीं। दशकों से जमा किए गए काले धन का हिसाब, राजनेताओं और अधिकारियों को दी गई रिश्वत की सूची और रकम, उनकी कमजोरियों वाले वीडियो और रिकॉर्डिंग, और इसके केंद्र में शांत घाटी विकास परियोजना नाम की एक फाइल थी। फाइल खोलने पर घाटी के आसपास औद्योगिक कचरे को अवैध रूप से दफनाने और फिर उस जमीन को कौड़ियों के भाव खरीदकर रिसोर्ट बनाने की एक विशाल योजना का पर्दाफाश हुआ। कई पर्यावरण मूल्यांकन रिपोर्टें नकली थीं और स्थानीय निवासियों को मामूली मुआवजा देकर भगा दिया गया था। विक्रम राठौर देश के कानून और लोगों के स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर अपनी जेबें भर रहा था। और आखिरकार आदिरा को वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह संबंधित रिपोर्ट नाम की एक फाइल। उसने कांपते हाथों से फाइल खोली। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह होने वाली एक रिपोर्ट की सामग्री चौंकाने वाली थी। उसके पिता की दुर्घटना एक साधारण सड़क दुर्घटना नहीं थी। यह विक्रम राठौर के आदेश पर उसके आदमियों द्वारा जानबूझकर किया गया एक कत्ल था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय उसके पिता की टीम में शामिल एक साथी इंस्पेक्टर ने निर्णायक क्षण में उन्हें धोखा दिया और मामले की सच्चाई को छिपाने में मदद की। उस गद्दार का नाम था भूपेश राणा। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि भूपेश राणा ने इसके बदले में मोटी रकम ली और बाद में तरक्की करते हुए अब एक पुलिस स्टेशन का DCP बन गया है। सच्चाई सामने आ चुकी थी। आदिरा मॉनिटर की स्क्रीन को देखते हुए चुपचाप रो रही थी। पिता की अन्यायपूर्ण मौत, उसके पीछे छिपा घिनौना सौदा और सालों से उसे परेशान करने वाले सवालों का असली रूप, गुस्सा उसके शरीर की नसों में लावा की तरह दौड़ रहा था। आदिरा, समय खत्म हो गया, जल्दी वहां से निकलो। ईयरपीस से कबीर की घबराई हुई आवाज आई। आदिरा ने आंसू पोंछे और USB वापस ले ली और फिर से वेंटिलेशन डक्ट में छिप गई। उसके दफ्तर से निकलने के तुरंत बाद कमरे के सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सामान्य हो गए। इमारत से सुरक्षित बाहर निकलकर कबीर के दफ्तर लौटी आदिरा की नजरें पहले से बिल्कुल अलग थीं। उसकी आंखों में अब दुख या उलझन नहीं थी, सिर्फ ठंडे गुस्से और फौलादी दृढ़ता की आग जल रही थी। कबीर, सारे सबूत मिल गए हैं। कबीर ने भारी डेटा का बैकअप लेते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसे लेकर पुलिस या CBI के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कौन DCP भूपेश राणा के गले में घंटी बांधेगा? उल्टा हम ही फंस जाएंगे। जानती हूं, आदिरा ने कहा। अगर कानून उन्हें सजा नहीं दे सकता तो हमें खुद सजा देनी होगी। उसने कबीर द्वारा तैयार किए गए विक्रम राठौर के काले धन के प्रवाह चार्ट और DCP भूपेश राणा की कमजोरियों वाली फाइल की ओर इशारा किया। अब शिकार शुरू होगा। हम इन शैतानों के पैसे का जरिया काटेंगे, उनके पंजे तोड़ेंगे और आखिर में जब तक एक एक का दम नहीं घुट जाता हम रुकेंगे नहीं। पांडोरा का बक्सा खुल चुका था। उसमें से दुनिया की सारी बुराई और भ्रष्टाचार निकला था, लेकिन सबसे आखिर में बदला नाम की एक उम्मीद बची थी।
आदिरा की लंबी और अकेली जंग का अब बस आगाज हुआ था। विक्रम राठौर का साम्राज्य पैसे से बना एक किला था। उसकी ताकत रिश्वत से राजनेताओं और अधिकारियों को बांधे रखने और अवैध कारोबार से नकदी इकट्ठा करने की क्षमता से आती थी। इसीलिए इस साम्राज्य को गिराने का पहला कदम उस पैसे के प्रवाह यानी उसकी नसों को काटना था। कबीर ने रात भर काम करके राठौर एम्पायर के काले धन के प्रवाह की सबसे कमजोर कड़ी का पता लगा लिया। विक्रम राठौर हर महीने के अंत में अपनी एक सहयोगी कंपनी गोल्ड मून कैपिटल के जरिए करोड़ों रुपए की नकदी को लॉन्डर करके बेनामी खातों में बांटता था। पैसे का यह लेन देन पूरी तरह से पुराने तरीके से होता था। कोई रिकॉर्ड न रखने के लिए नकदी ले जाने वाली एक गाड़ी खुद चलती थी और उसका रास्ता हर बार बदल दिया जाता था। इस महीने के अंत में हमारा लक्ष्य वह नकदी ले जाने वाली गाड़ी है। रास्ता उसी दिन सुबह तय होगा, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार 3 संभावित जगहें हैं। कबीर ने दिल्ली का नक्शा फैलाकर संभावित रास्ते बताए। उसके विश्लेषण के अनुसार गाड़ी कम निगरानी, कैमरों और ज्यादा भीड़ वाले किसी पारंपरिक बाजार या तंग गलियों से गुजरने की संभावना थी। गाड़ी में एक ड्राइवर और एक सुरक्षा गार्ड, कुल 2 लोग होते हैं। दोनों पूर्व विशेष बल के जवान हैं, इसीलिए वे मामूली नहीं हैं। लेकिन असली समस्या गाड़ी में है। उसमें जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस और एक आपातकालीन बटन लगा है। अगर वह 5 मिनट से ज्यादा रास्ते से भटकती है या रुकती है तो तुरंत मुख्यालय को सिग्नल चला जाएगा। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट होंगे। 4 मिनट में 2 प्रशिक्षित गार्डों को काबू करना, गाड़ी को कब्जे में लेना और जीपीएस सिग्नल को जाम करना, यह लगभग असंभव मिशन था। लेकिन आदिरा का चेहरा शांत था। वह नक्शे को देखते हुए अपने दिमाग में दर्जनों योजनाएं बना रही थी। हमें एक सड़क दुर्घटना का नाटक करना होगा। सबसे भीड़भाड़ वाली और अप्रत्याशित जगह, वही हमारा ऑपरेशन पॉइंट होगा। आदिरा ने कबीर के अनुमानित 3 रास्तों में से सबसे जटिल चांदनी चौक के पास की एक तंग गली को चुना। वह जगह हमेशा गाड़ियों और लोगों की भीड़ से जाम रहती थी। ऑपरेशन के दिन आदिरा और कबीर अपनी अपनी जगहों पर समय का इंतजार कर रहे थे। कबीर एक पुरानी वैन में बैठकर लैपटॉप से आसपास के सभी ट्रैफिक, सीसीटीवी और संचार नेटवर्क की निगरानी कर रहा था और ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहा था। आदिरा एक सामान्य राहगीर की तरह बाजार की गली में घुल मिल गई थी। उसके हाथ में एक डिलीवरी बैग था जिसमें एक विशेष रूप से बनाया गया छोटा ईएमपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस और एक संचार जैमर था। लक्ष्य वाहन 5 मिनट में प्रवेश करेगा। गाड़ी का नंबर DL चार्क 5387, ग्रे रंग की इनोवा। योजना के अनुसार आगे बढ़ो। कबीर की आवाज उसके कान में लगे ईयरपीस से आई। आदिरा ने गहरी सांस ली। उसका दिल शांति से धड़क रहा था। ऑपरेशन से ठीक पहले का यह तनाव उसके लिए एक जानी पहचानी चीज थी। तय समय पर ग्रे इनोवा भीड़ को चीरती हुई धीरे धीरे गली में घुसी। ठीक उसी पल आदिरा ने दूसरी तरफ से आ रहे एक डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल के सामने हल्का सा अपना पैर अड़ा दिया। मोटरसाइकिल संतुलन खोकर गिर गई और एक फल के ठेले से जा टकराई। पल भर में गली में अफरा तफरी मच गई। लोगों की चीखें, बिखरे हुए फल, जाम में फंसी गाड़ियां। इनोवा सड़क के बीच में फंस गई। जब ड्राइवर गुस्से में गाली बक रहा था, आदिरा ने हरकत की। वह डिलीवरी बैग लिए इनोवा के यात्री दरवाजे की ओर स्वाभाविक रूप से बढ़ी और उसने बैग को गाड़ी से सटा दिया। बैग के अंदर का ईएमपी डिवाइस चालू हो गया और गाड़ी के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को पल भर के लिए बंद कर दिया। जीपीएस, आपातकालीन बटन, डैश कैम, सब कुछ बंद हो गया। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई। जब ड्राइवर घबरा रहा था, आदिरा ने यात्री दरवाजा खोला और पलक झपकते ही गार्ड की गर्दन पर एक इलेक्ट्रिक स्टन गन लगा दी। चर्र की आवाज के साथ हट्टा कट्टा गार्ड बिना चीखे बेहोश हो गया। यह सब 5 सेकंड के अंदर हुआ। जब ड्राइवर स्थिति को समझकर अपनी बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा था, आदिरा पहले ही उसकी तरफ आ चुकी थी। उसने खुली खिड़की से हाथ डालकर ड्राइवर की गर्दन पर जोर से वार किया। ड्राइवर भी बेहोश होकर स्टीयरिंग पर गिर गया। आदिरा ने दोनों को पिछली सीट पर धकेला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गई। कबीर, गाड़ी मेरे कब्जे में है। 3 मिनट बचे हैं, पता है। अब मैं आसपास के सारे ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल करूंगा। 3 मिनट में इस जहन्नुम जैसे बाजार से बाहर निकलो। रास्ते से मत भटकना। आदिरा ने इनोवा स्टार्ट की और कबीर द्वारा बताए गए रास्ते पर दौड़ पड़ी। कबीर की हैकिंग से उसके रास्ते के सारे ट्रैफिक सिग्नल हरे हो रहे थे। यह एक चमत्कार जैसा था।
इनोवा एक भूत की तरह सड़कों को चीरती हुई निकल गई। एक सुनसान कबाड़खाने में आदिरा ने इनोवा की डिक्की खोली। अंदर 500 रुपये के नोटों से भरे दर्जनों बैग थे। अनुमानतः 10 करोड़ से ज्यादा की रकम थी। कबीर अपनी वैन लेकर पहुंचा। दोनों ने चुपचाप पैसों के बैग वैन में रखे। आदिरा ने इनोवा में पहले से तैयार एक आग लगाने वाला बम फेंक दिया। गाड़ी तुरंत आग की लपटों में घिर गई और सारे सबूतों को निगल गई। दफ्तर वापस लौटने पर दोनों के सामने पैसों का पहाड़ था। कबीर को यकीन नहीं हो रहा था। वह हंसा। लानत है, इतना पैसा तो मैं पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। इस पैसे से हम सब कुछ भूलकर विदेश जा सकते हैं और जिंदगी भर ऐश कर सकते हैं। आदिरा ने पैसों के ढेर की ओर देखे बिना ठंडी आवाज में कहा, यह सिर्फ पैसा नहीं है कबीर, यह विक्रम राठौर का खून और उसकी ताकत है। इससे हम और भी मजबूत हथियार बनाएंगे। कुछ दिनों बाद देश के एक प्रमुख खोजी पत्रकारिता मीडिया हाउस सच्चाई की आवाज के दफ्तर में एक बड़ी रकम के दान के साथ एक गुमनाम फाइल पहुंची। फाइल में राठौर एम्पायर के टैक्स चोरी और काले धन के कुछ सबूतों के साथ एक संदेश था, कृपया शांत घाटी की सच्चाई को उजागर करें। उसी समय विक्रम राठौर के दफ्तर में हड़कंप मच गया था। 10 करोड़ रुपए की नकदी गायब हो गई थी और गाड़ी और गार्डों का कोई अता पता नहीं था। यह एक साधारण डकैती नहीं थी, यह बहुत ही सुनियोजित और साहसी अपराध था। विक्रम राठौर ने भांप लिया था कि यह किसी का उस पर हमला है। वह गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, किसकी हिम्मत हुई मेरे पैसे पर हाथ डालने की? उसे ढूंढ निकालो, जमीन खोदकर भी उसे ढूंढो। विक्रम राठौर के साम्राज्य में पहली दरार पड़ चुकी थी। जिस पैसे की दीवार को वह सबसे मजबूत मानता था, वह ढहने लगी थी। आदिरा और कबीर उस दरार में घुसकर साम्राज्य के दिल पर अगले हमले की तैयारी कर रहे थे। उनका अगला लक्ष्य था विक्रम राठौर का दाहिना हाथ और हिंसा का दूसरा नाम, उसका भाई गजेंद्र राठौर। अगर विक्रम राठौर की ताकत पैसे से आती थी, तो उस ताकत को हकीकत की दुनिया में लागू करने का काम उसका भाई गजेंद्र और उसका गिरोह करता था। वे विक्रम राठौर के आदेश पर विरोधियों को दबाते और अवैध कामों को अंजाम देते थे। वे साम्राज्य के दांत थे। आदिरा ने विक्रम राठौर को अकेला करने के लिए पहले इन तेज दांतों को एक एक करके तोड़ने का फैसला किया। कबीर ने गजेंद्र के गुर्गों का बारीकी से विश्लेषण किया। वे ज्यादातर अपराधी थे और गजेंद्र के प्रति वफादारी से ज्यादा पैसे और फायदे के लिए जुड़े हुए थे। कबीर ने उनकी कमजोरियों पर वार किया, जुए का कर्ज और आग से कमजोरियों के साथ ऐसा कमजोरियों पर वार किया। औरतों का चक्कर, ड्रग्स, उसने हर एक की दुखती रग को छेड़कर गिरोह के अंदर अविश्वास और फूट डालने का मनोवैज्ञानिक खेल शुरू किया। पहला निशाना, गजेंद्र का दाहिना हाथ सांप कहलाने वाला मैनेजर है। वह गिरोह के पैसों और ड्रग्स के कारोबार को संभालता है। बाहर से वह गजेंद्र का वफादार दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह भारी रकम चुराकर अपनी अलग दुनिया बसा रहा है। कबीर ने हैकिंग से मिले सांप के काले धन के खाते का विवरण आदिरा को दिखाया और उसने उसके गुप्त आने जाने के रास्ते भी बताए। सांप हर बुधवार की रात को दक्षिण दिल्ली के एक महंगे क्लब में गुप्त रूप से दूसरे गिरोह के लोगों से मिलता था। आदिरा ने एक वेट्रेस का वेश धरकर क्लब में प्रवेश किया। उसने सांप के नशे में धुत और लापरवाह होने का फायदा उठाकर उसके जाम में एक दवा मिला दी। दवा का असर दिमाग को भ्रमित करने और सच उगलवाने वाला था। थोड़ी देर बाद आदिरा एक दूसरी वेट्रेस बनकर सांप के पास गई। मैनेजर साहब, गजेंद्र भाई आपको ढूंढ रहे थे। आजकल उनका मूड ठीक नहीं है। लग रहा है जैसे उन्हें पता चल गया है कि आप पैसे चुरा रहे हैं। दवा के नशे में सांप ने आदिरा की बातों को गजेंद्र की चेतावनी समझ लिया। वह डर गया और अनजाने में सच उगल बैठा। नहीं, मैंने कब? वह तो बस आपातकाल के लिए कुछ पैसा जमा कर रहा था। राठौर साहब से छिपाकर ड्रग्स बेचने का पैसा नहीं, वह आदिरा के कपड़ों में छिपा एक छोटा सा रिकॉर्डर उसकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहा था। अगले दिन गजेंद्र की मेज पर इस रिकॉर्डिंग और सांप के काले धन के खाते के विवरण वाला एक गुमनाम लिफाफा रखा था। गुस्से से आग बबूला गजेंद्र ने वहीं पर सांप की टांग तोड़ दी और उसे गिरोह से निकाल दिया। सबसे भरोसेमंद आदमी के धोखे ने दूसरा कार किया। 12 बरे तक बरे दूसरा कारी करे के अगर सापे की तक बनाए। गजेंद्र को हिलाकर रख दिया और गिरोह के सदस्यों के बीच शक का बीज बो दिया।
आदिरा और कबीर का काम जारी रहा। गिरोह के एक एक्शन लीडर को जुए के कर्ज का फायदा उठाकर गिरोह की जानकारी प्रतिद्वंद्वी गिरोह को बेचने के लिए मजबूर किया और फिर इसकी सूचना गजेंद्र को दे दी। एक और सदस्य को औरतों के एक सारे परछाप तक काम का ही मददता है चक्कर में फंसाकर उसे खुद ही भागने पर मजबूर कर दिया। आदिरा ने सीधी हिंसा के बजाय सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करके गिरोह को अंदर से तोड़ दिया। उसने युद्ध के मैदान में सीखी गई जवाबी विद्रोह की तकनीकों का शहर के एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ पूरी तरह से इस्तेमाल किया। दुश्मन की आदिरा ने सीधी हिंसा के बजाय सूचना एक आपराधिक गिरोह के खिलाफ ताकत से बचकर उसकी कमजोरी पर वार करके उसे खुद ही तबाह होने देना, यह एक उच्च स्तरीय रणनीति थी। 1 महीने के अंदर गजेंद्र के सारे मुख्य गुर्गे खत्म हो गए। गिरोह टूटने की कगार पर था और गजेंद्र अत्यधिक तनाव और शक में जीने लगा था। वह शराब के सहारे जी रहा था और अपने आसपास के हर व्यक्ति पर शक करता था। आखिरकार आदिरा ने फैसला किया कि अब गजेंद्र से सीधे भिड़ने का समय आ गया है। उसने उस जगह का पता लगा लिया जहां गजेंद्र हर रात अकेले शराब पीता था। मुंबई बंदरगाह के पास एक वीरान गोदाम, वह जगह जहां गजेंद्र ने अपने हाथों से कई लोगों को ठिकाने लगाया था। एक बारिश की रात आदिरा एक साये की तरह गोदाम में घुस गई। गोदाम में शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं और गजेंद्र अकेला व्हिस्की की बोतल लिए बैठा था। उसकी आंखें नशे में थीं, लेकिन एक जानवर जैसी हिंसा अभी भी जिंदा थी। कौन है? आदिरा की आहट महसूस कर गजेंद्र ने धीरे धीरे सिर उठाया। अंधेरे से निकलती आदिरा की परछाई देखकर उसकी आंखें हैरानी से भर गईं। घाटी की वह औरत, उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले बुरे सपने की शुरुआत, तो यह तू थी, मेरे गिरोह को इस हाल में पहुंचाने वाली। गजेंद्र चिल्लाते हुए एक लोहे का पाइप उठाकर दौड़ा। नशे में होने के बावजूद उसका हमला खतरनाक था। आदिरा ने आसानी से उसके हमले से बचते हुए गोदाम की चीजों का इस्तेमाल करके दूरी बनाए रखी। वह लड़ने के बजाय उसके दिमाग पर वार कर रही थी। कैसी हालत हो गई है तुम्हारी गजेंद्र? लगता है तुम्हारे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है। इससे पहले कि वह तुम्हें रास्ते से हटा दे, खुद ही निपटारा क्यों नहीं कर लेते? चुप कर, मेरा भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सच में अब तुम किसी काम के नहीं रहे, न पैसा कमा सकते हो, न तुम्हारे पास आदमी है। तुम बस एक बोझ हो। तुम तो अपने भाई विक्रम राठौर को मुझसे बेहतर जानते होगे। आदिरा की बातें गजेंद्र के सबसे बड़े डर पर चोट कर रही थीं। वह अपने भाई की क्रूरता को अच्छी तरह जानता था कि काम निकल जाने पर वह बेरहमी से फेंक देता है। आदिरा की बातों से उसका हमला एक पल के लिए लड़खड़ाया। आदिरा ने उस मौके को नहीं गंवाया। वह आगे बढ़ी, पाइप पकड़े उसकी कलाई मरोड़ी और घुटने से उसके पेट पर वार किया। विशाल शरीर बेजान होकर गिर गया। आदिरा ने गजेंद्र के ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए। यह गुस्सा या नफरत का मुक्का नहीं था, यह सिर्फ दुश्मन को बेबस करने के लिए एक ठंडा और सोचा समझा वार था। कुछ ही मुक्कों में गजेंद्र ने लड़ने की हिम्मत खो दी। आदिरा ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए ताकि वह दोबारा कभी हिंसा न कर सके, और उसके कान में फुसफुसाई, अपने भाई से कहना, अगला नंबर तुम्हारा है। आदिरा ने गजेंद्र के मोबाइल से एक गुमनाम फोन करके पुलिस को सूचना दी और चुपचाप वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद पुलिस आई और बुरी तरह जख्मी गजेंद्र को मारपीट, ड्रग्स तस्करी जैसे कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। विक्रम राठौर ने अपने भाई की गिरफ्तारी की खबर सुनकर दांत पीस लिए। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था। नकदी गाड़ी की लूट से लेकर भाई के पतन तक एक अनदेखा दुश्मन योजनाबद्ध तरीके से उसकी गर्दन के करीब आ रहा था। दुश्मन उसके बारे में सब कुछ जानता था। पैसे का प्रवाह, गिरोह की कमजोरियां, यहां तक कि भाइयों का रिश्ता भी। विक्रम राठौर ने पहली बार एक अनजाना डर महसूस किया। यह एक ऐसा दुश्मन था जिसे पैसे या हिंसा से नहीं पकड़ा जा सकता था, एक भूत जैसा। उसने महसूस किया कि उसका किला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ढह रहा है। सांप के दांत टूट चुके थे, अब बस जहर से भरा सांप का सिर बचा था। गजेंद्र की गिरफ्तारी ने विक्रम राठौर के साम्राज्य पर उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा असर डाला। राठौर एम्पायर के गंदे कामों को अंजाम देने वाली टीम के खत्म होते ही विक्रम राठौर की हिंसा के आगे दबे हुए कई मोर्चों पर समस्याएं खड़ी होने लगीं। रीडेवलपमेंट इलाकों के मूल निवासी हर दिन प्रदर्शन करने लगे और प्रतिद्वंद्वी कंपनियां उसके कारोबार के हिस्से को हड़पने की फिराक में थीं। लेकिन सबसे ज्यादा विक्रम राठौर को
उन सायों की बेचैनी ने परेशान किया जो उसके साथ मिले हुए थे। ये साये राजनीति और कानून की दुनिया के बड़े लोग थे जिन्हें विक्रम राठौर ने भारी रिश्वत देकर अपने नियंत्रण में रखा था। वे विक्रम राठौर की ढाल के पीछे सुरक्षित रूप से अपने फायदे उठाते आए थे, लेकिन जब ढाल में दरार पड़ने लगी तो वे सबसे पहले हिलने लगे। वे डरने लगे कि विक्रम राठौर के साथ उनका संबंध उजागर न हो जाए और धीरे धीरे दूरी बनाने लगे। चेयरमैन साहब, भूमि मंत्रालय से नए टाउनशिप प्रोजेक्ट पर फिर से विचार करने का आदेश आया है। लगता है यह मुश्किल होगा। सुनो विक्रम, उस केस के बारे में जो तुमने कहा था, जनता में बहुत नाराजगी है। बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए शांत रहो। कुछ महीने पहले तक उसका एक फोन कॉल ही सब कुछ सुलझा देता था, लेकिन वह दौर अब खत्म हो चुका था। विक्रम राठौर को महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर की मजबूत दीवारें रेत की तरह ढह रही हैं। वह दफ्तर में अकेले शराब पीने लगा था। गुस्सा और बेचैनी उसे खाए जा रही थी। उसने उस अनदेखे दुश्मन की पहचान के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दुश्मन कोई सुराग नहीं छोड़ रहा था। नकदी लूट की जगह पर कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले थे और गजेंद्र के गिरोह का पतन अंदरूनी धोखे और फूट की वजह से हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत उसके साम्राज्य को धीरे धीरे खा रहा हो। विक्रम राठौर को आखिरकार यकीन हो गया कि यह भूत अर्जुन सिंह की बेटी ही है। घाटी की वह अजीब तरह से मजबूत औरत। सारी घटनाएं उसके आने के बाद ही शुरू हुई थीं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं था। उसका आधार कार्ड रिकॉर्ड मिटा दिया गया था और सारे बैंक और फोन रिकॉर्ड बंद थे, जैसे वह कभी थी ही नहीं। चाहे जो भी हो, वह मामूली लड़की नहीं है। यह अकेले का काम नहीं हो सकता। जरूर कोई उसकी मदद कर रहा है। पहले उस मददगार को ढूंढ निकालो। विक्रम राठौर ने उबलते गुस्से को दबाते हुए आदेश दिया। उसका शक स्वाभाविक रूप से किसी तकनीकी विशेषज्ञ की ओर गया। उधर कबीर के दफ्तर में अगली योजना बन रही थी। आदिरा को पहले से ही अंदाजा था कि विक्रम राठौर उनका पीछा करेगा। कबीर, अब विक्रम राठौर हमारी ओर ध्यान देगा। खासकर तुम्हारे जैसे किसी सूचना विशेषज्ञ को वह पागलों की तरह ढूंढेगा। पता है, कबीर ने लापरवाही से जवाब देते हुए कीबोर्ड पर टाइप किया। इसलिए मैंने एक तोहफा तैयार किया है। कांटा फेंक दिया है। अब बस मछली के फंसने का इंतजार है। कबीर ने जानबूझकर इंटरनेट के डार्क वेब पर अपने पुराने छद्म नाम से मिलते जुलते आईडी से राठौर एम्पायर की आंतरिक जानकारी बिक्री के लिए की पोस्ट डाली, और उसने कुछ ऐसे सुराग छोड़े कि विक्रम राठौर की टीम उस पर जरूर फंसे। यह एक से उस साल में जसकता है जाल था। जैसा कि अनुमान था, कुछ दिनों बाद विक्रम राठौर के आदमियों ने कबीर द्वारा फेंके गए पते पर छापा मारा, लेकिन वह जगह खाली थी और उनका इंतजार कर रहा था एक रिमोट से चलने वाला लैपटॉप। जैसे ही वे दफ्तर में घुसे, लैपटॉप की स्क्रीन चालू हो गई और विक्रम राठौर की तस्वीर के साथ एक ऑडियो फाइल चलने लगी। विक्रम राठौर, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं नहीं हूं। और स्क्रीन पर उन राजनेताओं, वकीलों और पुलिस अधिकारियों की तस्वीरें एक एक करके आने लगीं जिन्हें विक्रम राठौर ने रिश्वत दी थी। उनके नाम के साथ रिश्वत की तारीख और रकम भी लिखी हुई थी। तुम्हारी मजबूत दीवारें कितनी कमजोर हैं, यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। संदेश खत्म होते ही लैपटॉप से एक तेज चिंगारी निकली और वह खुद ही जल गया। छापा मारने वाले आदमी समझ गए कि वे जाल में फंस गए हैं और तुरंत वहां से निकल गए। यह खबर सुनकर विक्रम राठौर को गहरा सदमा लगा। दुश्मन के हाथ में उसकी गुप्त डायरी लग चुकी थी। उस डायरी में न केवल उसकी जान, बल्कि देश को चलाने वाले कई बड़े लोगों की किस्मत भी लिखी थी। अगर यह डायरी दुनिया के सामने आ जाती तो यह सिर्फ एक कंपनी का घोटाला नहीं, बल्कि देश को हिला देने वाला एक बड़ा कांड बन जाता। जो साये अब तक विक्रम राठौर को बचा रहे थे, अब वे ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए थे। वे अपनी जान बचाने के लिए कभी भी विक्रम राठौर को धोखा दे सकते थे। विक्रम राठौर चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे एक अकेले किले में कैद हो गया था। उसने बेचैनी और डर में सबसे बुरा फैसला लिया। उसने उन सायों को पहले खत्म करने का फैसला किया जो उसे धोखा दे सकते थे। उसने गुप्त रूप से लोगों को काम पर लगाकर अपनी कमजोरियों को जानने वाले कुछ राजनेताओं और उद्योगपतियों को धमकाना शुरू कर दिया, और यहां तक कि दुर्घटनाओं का नाटक करके उन पर हमले भी करवाए। विक्रम राठौर का यह आत्मघाती कदम वही था जो आदिरा और कबीर चाहते थे। साम्राज्य की दरार अब बेकाबू हो चुकी थी।
जब विक्रम राठौर अपने ही हाथों से अपनी दीवारें तोड़ रहा था, आदिरा आखिरी और निर्णायक वार की तैयारी कर रही थी। उसका अगला लक्ष्य था उसके पिता की पीठ में छुरा घोंपने वाला गद्दार और विक्रम राठौर की सबसे मजबूत ढाल डीसीपी भूपेश राणा। डीसीपी भूपेश राणा की रातों की नींद हराम हो चुकी थी। कई साल पहले जवानी के दिनों में किए गए काले सौदे की यादें बुरे सपनों की तरह उसे परेशान कर रही थीं। अपने साथी अर्जुन सिंह का खून से लथपथ चेहरा और उसके बदले में मिले नोटों के बंडलों का भारीपन, उसने उस याद को दबाकर सिर्फ सफलता की ओर दौड़ लगाई थी। आखिरकार वह डीसीपी के सम्मानित पद पर पहुंच गया, लेकिन उसके मन के एक कोने में हमेशा एक टाइम बम की तरह फटने का डर बना रहता था। हाल ही में राठौर एम्पायर और विक्रम राठौर से जुड़ी अशुभ खबरों ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। नकदी गाड़ी का गायब हो जाना और विक्रम राठौर के भाई का बेबस होकर गिरफ्तार होना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखा हाथ विक्रम राठौर का गला धीरे धीरे घोंट रहा हो। भूपेश राणा ने भांप लिया था, यह आग एक दिन उस तक भी पहुंचेगी। एक दिन उसके दफ्तर की मेज पर एक बिना पते का लिफाफा रखा था। लिफाफे के अंदर एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, जवानी के दिनों में अर्जुन सिंह के साथ खिंचवाई गई तस्वीर। तस्वीर में दोनों कंधे पर हाथ रखे खुलकर हंस रहे थे। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज रात 10 बजे यमुना ब्रिज के नीचे अकेले आना, अर्जुन सिंह की बेटी इंतजार कर रही है। भूपेश राणा का दिल धक से रह गया। जिसका डर था वही हुआ। वह दर्जनों पुलिस वालों को लेकर उस जगह को घेर सकता था और जाल बिछा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा यह मामला शांति से उसके और उस लड़की के बीच ही खत्म होना चाहिए। बात जितनी बढ़ेगी उसकी अपनी गंदगी के उजागर होने का खतरा उतना ही बढ़ेगा। तय समय पर भूपेश राणा सादे कपड़ों में अकेले यमुना किनारे पहुंचा। नदी किनारे लोग टहल रहे थे और डेटिंग कर रहे थे, लेकिन पुल के नीचे की जगह सुनसान और अंधेरी थी। वह सतर्कता से धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, भूपेश राणा, वादा निभाने के लिए शुक्रिया। भूपेश राणा चौंक कर मुड़ा तो अंधेरे से एक औरत निकल रही थी। वह आदिरा थी। उसका चेहरा सपाट था, लेकिन उसकी आंखें एक तेज छुरी की तरह उसके दिल को चीर रही थीं। भूपेश राणा को उसके चेहरे में अर्जुन सिंह की झलक दिखी। जिस साथी को उसने धोखा दिया था, उसका साया बेटी का रूप लेकर उसके सामने आ खड़ा हुआ था। तो तुम अर्जुन की बेटी हो, क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? भूपेश राणा ने शांत दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। आदिरा ने उसकी बात पर घृणा भरी मुस्कान दी। पैसा? तुमने मेरे पिता को चंद सिक्कों के लिए बेच दिया होगा, लेकिन मैं नहीं। मुझे सच्चाई चाहिए। कई साल पहले उस रात क्या हुआ था, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। भूपेश राणा ने होंठ भींच लिए। उसने कुछ पल सोचा और फिर हार मानकर बोलना शुरू कर दिया। उसने कबूल किया कि उसने विक्रम राठौर की धमकी में आकर अर्जुन सिंह की जांच की जानकारी लीक की। दुर्घटना के दिन उसे दूसरी जगह पर बुलाया और दुर्घटना के बाद सारे सबूत मिटा दिए। उसकी आवाज अपराध बोध और खुद को सही ठहराने की कोशिश में कांप रही थी। मैं मजबूर था। उस समय मेरी पत्नी बीमार थी और छोटे बच्चे थे। विक्रम राठौर ने मेरे परिवार को धमकी दी। अर्जुन के लिए मुझे दुख है, लेकिन मुझे भी जीना था। आदिरा उसकी सफाई चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। भूपेश राणा की स्वीकारोक्ति खत्म होने पर उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। तुम्हारी यह मजबूरी की कहानी बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो गई है। भूपेश राणा का चेहरा सफेद पड़ गया। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूं, आदिरा ने ठंडक से कहा। पहला, इस रिकॉर्डिंग को लेकर पुलिस के पास जाओ और अपना गुनाह कबूल करके सजा काटो, अगर तुम्हें अपनी बची खुची इज्जत बचानी है। दूसरा, आदिरा, यहीं अड़े रहो और तुम्हारी सारी करतूतों वाली यह फाइल मीडिया में लीक हो जाए और विक्रम राठौर तुम्हें रास्ते से हटा दे और तुम एक कुत्ते की तरह मारे जाओ। आदिरा ने भूपेश राणा की ओर एक और फाइल वाली यूएसबी फेंकी। यूएसबी में उसके विक्रम राठौर से नियमित रूप से रिश्वत लेने के खाते का विवरण और उस पैसे से अपनी प्रेमिका को एक महंगा फ्लैट खरीद कर देने के सबूत थे। भूपेश राणा को लगा जैसे वह पूरी तरह से नंगा हो गया हो। वह शर्म और डर से कांपने लगा। विक्रम राठौर अब गिरने वाला है। तुम्हारे पास अब कोई सहारा नहीं है। किस तरफ खड़ा होना है, यह सोच समझकर फैसला करना, डीसीपी साहब।
आदिरा यह कहकर अंधेरे में गायब हो गई। अकेले रह गए भूपेश राणा नदी किनारे बैठकर तड़पने लगा। दशकों की मेहनत से कमाई सफलता और सम्मान एक पल में ढह रहे थे। वह एक दौराहे पर खड़ा था, अतीत के गुनाहों को स्वीकार करके सजा पाना या डूबते जहाज के साथ एक दर्दनाक अंत को गले लगाना। कुछ दिनों बाद देश एक चौंकाने वाली खबर से हिल गया। एक मौजूदा डीसीपी भूपेश राणा ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कई साल पहले के इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की मौत की सच्चाई और राठौर एम्पायर के चेयरमैन विक्रम राठौर के साथ अपने काले संबंधों का पर्दाफाश कर दिया। उसने रोते हुए देश और मृतक के परिवार से माफी मांगी और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। भूपेश राणा का खुलासा तो बस शुरुआत थी। उसके कबूलनामे ने एक छोटे से छेद का काम किया जिसने विक्रम राठौर के विशाल बांध को तोड़कर एक सैलाब ला दिया। मीडिया हर दिन राठौर गेट के नाम से संबंधित घोटालों को उजागर करने लगी और सीबीआई को मजबूरन एक विशेष जांच टीम बनानी पड़ी। विक्रम राठौर का साम्राज्य अब बाहरी हमलों और अंदरूनी बिखराव से पूरी तरह ढह रहा था। गद्दारों की महफिल खत्म हो चुकी थी। अब बस सारी बुराई की जड़ विक्रम राठौर के आखिरी फैसले का इंतजार था। भूपेश राणा के कबूलनामे ने पूरे भारतीय समाज में एक भूचाल ला दिया। मीडिया जैसे इसी का इंतजार कर रही थी, हर दिन राठौर गेट से जुड़े घोटालों को उछालने लगी। जो भी भ्रष्टाचार की खबरें विक्रम राठौर की ताकत के आगे दबी हुई थीं या सबूतों की कमी की वजह से सामने नहीं आ पाई थीं, वे सब अब सतह पर आ गईं। इसमें आदिरा और कबीर द्वारा गुमनाम रूप से दिए गए निर्णायक सबूतों ने आग में घी का काम किया और जनता का गुस्सा बेकाबू हो गया। शांत घाटी में अवैध कचरा डंपिंग, राजनीति और प्रशासन में रिश्वतखोरी, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की हत्या की साजिश, ऐसे सनसनीखेज शीर्षक अखबारों और टीवी चैनलों की सुर्खियां बन गए। राठौर एम्पायर के शेयर गिर गए और सीबीआई छापे की मांग को लेकर नागरिकों की आवाजें बुलंद होने लगीं। विक्रम राठौर का दशकों में बनाया गया झूठ का साम्राज्य कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। घिर चुके विक्रम राठौर ने आखिरी जोर लगाना शुरू कर दिया। उसने अपने से जुड़े राजनेताओं और सीबीआई के बड़े अधिकारियों को फोन करके मदद मांगी, लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडापन मिला। वे सब विक्रम राठौर के डूबते जहाज से कूदने की तैयारी कर रहे थे। चेयरमैन साहब, बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए संपर्क न करें। सुनो राठौर, मैंने तुमसे एक पैसा नहीं लिया है, बकवास बंद करो। कल के दोस्त आज के दुश्मन बनकर उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। विक्रम राठौर को अब समझ आ रहा था कि जिन सायों पर उसे भरोसा था वे कितने स्वार्थी और कमजोर थे। वह अपने दफ्तर में बंद होकर नफरत भरी आंखों से अपने खिलाफ हो रही निंदा को देख रहा था। मेरी सल्तनत, वह सब कुछ नहीं खो सकता था। वह इस तरह हार नहीं मान सकता था। उसने विदेश भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने गुप्त रूप से एक नाव का इंतजाम किया और बचे हुए काले धन को विदेशी खातों में भेजने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर हरकत कबीर की नजर में थी। कबीर विक्रम राठौर की सारी बातचीत सुन रहा था और उसके पैसे के प्रवाह पर नजर रखे हुए था। वह उसकी आखिरी छटपटाहट देख रहा था। कबीर, विक्रम राठौर भागने की कोशिश कर रहा है। उसने एक नाव बुक की है, कल रात मुंबई बंदरगाह से निकलेगा। आदिरा ने कबीर की जानकारी सुनकर अपनी आखिरी योजना बनाई। वह विक्रम राठौर को कानून के हवाले करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले अपने पिता के नाम पर और उसके द्वारा सताए गए अनगिनत पीड़ितों के नाम पर उसे एक काम खुद खत्म करना था। उसके नाव पर चढ़ने से पहले हमें उससे मिलना होगा। उसके हर गुनाह का हिसाब उसकी आंखों में देखकर मांगना होगा। उधर सीबीआई की विशेष जांच टीम ने जनता के दबाव में आकर राठौर एम्पायर पर छापा मारने का फैसला किया, लेकिन यह जानकारी सीबीआई के अंदर मौजूद विक्रम राठौर के आखिरी आदमी के जरिए उस तक पहुंच गई। चेयरमैन साहब, कल सुबह सीबीआई छापा मारेगी। आज रात आपके पास आखिरी मौका है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। विक्रम राठौर छापे से पहले सारे सबूत मिटाकर देश छोड़ने की फिराक में था। आदिरा और कबीर के लिए और विक्रम राठौर के लिए भी वह रात आखिरी और निर्णायक थी। रात होते ही विक्रम राठौर अपने कुछ सबसे भरोसेमंद आदमियों के साथ चुपचाप कंपनी की इमारत से बाहर निकला। उसने अपने दफ्तर में आग लगाकर सारे कागजात और कंप्यूटर जलाने का आखिरी आदेश दिया। उसे विश्वास था कि राख के ढेर से कोई सबूत नहीं मिलेगा।
मुंबई बंदरगाह की ओर जाते हुए विक्रम राठौर एक भारी मन से खिड़की से बाहर देख रहा था। दशकों में बनाई हर चीज को छोड़कर जाना पड़ रहा था। यह कड़वा सच था, लेकिन जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। वह विदेश में फिर से शुरुआत करने के सपने देख रहा था। लेकिन जब वह बंदरगाह के करीब पहुंचा, उसकी गाड़ी के सामने एक काली कार आकर खड़ी हो गई और पीछे से कई और गाड़ियों ने उसका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया। ये कौन लोग हैं? विक्रम राठौर के आदमी घबराकर चिल्लाए। गाड़ियों से उतरे लोग हट्टे कट्टे थे, लेकिन वे पुलिस या सीबीआई के नहीं थे। वे विक्रम राठौर के प्रतिद्वंद्वी गिरोह और वे लोग थे जिन्हें विक्रम राठौर ने बर्बाद किया था। कबीर ने विक्रम राठौर के भागने का रास्ता उन्हें गुमनाम रूप से बता दिया था। विक्रम राठौर से नफरत करने वाले लोग उसकी आखिरी विदाई के लिए आए थे। विक्रम राठौर, कमीने, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे बाप की जमीन वापस कर। गुस्साए लोग विक्रम राठौर की कार की ओर दौड़ पड़े। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। विक्रम राठौर ने डर से ड्राइवर पर चिल्लाया, हटो, इन सबको रौंद कर आगे बढ़ो। उसकी कार जैसे ही घेरा तोड़कर भागने वाली थी, सड़क के बीच में एक औरत आकर खड़ी हो गई। वह आदिरा थी। वह बिना हिले डुले अंधेरे में अपनी ओर आती गाड़ी की हेडलाइट्स को घूर रही थी। वह मौत की देवी की तरह शांत और भयानक लग रही थी। ड्राइवर ने डर से स्टीयरिंग घुमाया। गाड़ी संतुलन खोकर रेलिंग से टकराकर रुक गई। आदिरा धीरे धीरे टूटी हुई गाड़ी की ओर बढ़ी और टेढ़े मेढ़े दरवाजे को खोलकर डर से कांप रहे विक्रम राठौर का कॉलर पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। विक्रम राठौर, खेल खत्म हुआ। झूठ का साम्राज्य आखिरकार ढा गया था। साम्राज्य का शहंशाह अब एक गुमनाम बदला लेने वाली के हाथों में फंसा एक दयनीय जानवर था। आदिरा द्वारा कॉलर से पकड़कर बाहर खींचे गए विक्रम राठौर अत्यधिक डर और अपमान से छटपटा रहा था। जीवन भर दूसरों पर हुकूमत करने वाले के लिए एक साधारण लड़की के हाथों इस तरह बेबस होना मौत से भी बदतर था। कमीनी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोड़ मुझे। वह छटपटा रहा था, लेकिन आदिरा की पकड़ फौलाद की तरह मजबूत थी। वह विक्रम राठौर को एक जानवर की तरह घसीटकर उस डिक्की पर ले गई जिसमें उसके प्यारे नोटों के बंडल भरे थे और उसे उसी पर फेंक दिया। बिखरे हुए नोट विक्रम राठौर के शरीर पर बारिश की तरह गिरे। आसपास विक्रम राठौर से नफरत करने वाले लोग उसे घेर कर गालियां और बद्दुआएं दे रहे थे। उनकी आंखों में घृणा और नफरत भरी थी। विक्रम राठौर को उस पल एहसास हुआ, उसने जो धन और सत्ता जमा की थी वह कितनी खोखली थी। संकट के समय उसके साथ कोई नहीं था, सिर्फ उसकी बर्बादी पर खुश होने वाले दुश्मन थे। लेकिन विक्रम राठौर ऐसे ही हार नहीं मान सकता था। वह जन्म से ही एक शैतान था और जीने की उसकी प्रवृत्ति किसी भी जानवर से ज्यादा मजबूत थी। वह इस जहन्नुम से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसकी नजर कार के अंदर घायल पड़े अपने एक आदमी की कमर में लगी पिस्तौल पर पड़ी। उसने अचानक अपना रवैया बदला और आदिरा के सामने घुटने टेककर गिड़गिड़ाने लगा। गलती हो गई, सब मेरी गलती थी। प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। पैसा जितना चाहो उतना दूंगा। पूरी जिंदगी ऐश करोगी। यह समय हासिल करने के लिए एक घटिया नाटक था। जैसे ही आदिरा एक पल के लिए लापरवाह हुई, वह एक सांप की तरह झपटकर अपने आदमी की पिस्तौल छीन ली और बंदूक आदिरा पर तान दी। हिलो मत, हिली तो गोली मार दूंगा। स्थिति पल भर में बदल गई थी। आसपास के लोग डरकर पीछे हट गए। विक्रम राठौर पागलों की तरह हंसा। हा हा, आखिर में मैं ही जीता। अर्जुन सिंह भी और तू भी, दोनों मेरे हाथों ही मरोगे। वह आदिरा को बंधक बनाकर घेरे से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आदिरा की आंखों में जरा भी डर नहीं था। वह उसे दया की नजर से देख रही थी। चला गोली, अब तुम बस यही कर सकते हो, लेकिन जैसे ही तुम ट्रिगर दबाओगे तुम हमेशा के लिए कुछ भी नहीं बदल पाओगे। चुप कर, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। विक्रम राठौर अत्यधिक बेचैनी में ट्रिगर पर उंगली रख रहा था। ठीक उसी पल एक अनपेक्षित घटना हुई। जिस आखिरी आदमी पर उसे भरोसा था, उसने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस आदमी ने विक्रम राठौर से मुंह फेरकर आदिरा की ओर चिल्लाया, भाग जाइए, यह आदमी शैतान है। मैं और इसके साथ राक्षस नहीं बन सकता। उस आदमी को भी लंबे समय से विक्रम राठौर के बुरे कामों पर पछतावा हो रहा था। जब विक्रम राठौर आखिरी हद पार करने वाला था तो उसकी सोई हुई अंतरात्मा जाग गई। गद्दार कहीं का। विक्रम राठौर खुद को पकड़े हुए आदमी से लड़ने लगा। इस मौके का फायदा उठाकर
आदिरा ने आगे बढ़कर विक्रम राठौर के हाथ से बंदूक छीन ली। पिस्तौल जमीन पर गिरकर एक भारी आवाज के साथ शांत हो गई। अपने सारे पत्ते हार चुका विक्रम राठौर पूरी तरह से आपा खो बैठा। वह एक जानवर की तरह दहाड़ते हुए आदिरा पर झपटा। यह अब लड़ाई नहीं बल्कि मौत के सामने एक हताश की छटपटाहट थी, लेकिन उसका आखिरी विरोध व्यर्थ था। आदिरा ने आसानी से उसके हमले से बचते हुए उसका हाथ मरोड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने विक्रम राठौर के कान में अपने आखिरी शब्द कहे, मेरे पिता तुम्हारी तरह किसी कचरे की वजह से नहीं मरे थे। वे तुम जैसे अंधेरे में भी आखिरी दम तक न्याय के लिए लड़ते हुए मरे थे। तुम जिंदगी भर उनके नाम के बोझ तले दबे रहोगे। उसी पल दूर से कई पुलिस गाड़ियों के सायरन की आवाजें आने लगीं। कबीर ने सारी स्थिति की सूचना पुलिस को दे दी थी। पूरी तरह से जाल में फंसा विक्रम राठौर समझ गया कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह हताशा में चीखने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस अफरा तफरी को संभाला। विक्रम राठौर और उसके आदमियों को हत्या की साजिश, रिश्वतखोरी, अवैध हथियार रखने जैसे कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। आदिरा पुलिस और पत्रकारों की भीड़ में चुपचाप गायब हो गई। विक्रम राठौर की आखिरी छटपटाहट ने यह साबित कर दिया कि उसका साम्राज्य कितनी कमजोर और घटिया नींव पर खड़ा था। उसका पतन किसी एक व्यक्ति का बदला नहीं बल्कि सड़ी हुई सत्ता के खिलाफ समय का फैसला था। विक्रम राठौर की गिरफ्तारी के बाद आदिरा कबीर के दफ्तर लौट आई। लंबा और कठिन बदला खत्म हो गया था, लेकिन उसका मन अजीब तरह से खाली था। न खुशी न दुख, बस सब कुछ जलकर राख हो जाने जैसी एक शांत भावना बची थी। कबीर ने चुपचाप उसे एक गर्म कॉफी दी। बहुत मेहनत की आदिरा, अब सब खत्म हो गया। आदिरा ने खिड़की से बाहर अंधेरे शहर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, नहीं कबीर, अभी खत्म नहीं हुआ है। जो मैंने शुरू किया है उसे मैं ही खत्म करूंगी। अगले दिन आदिरा अपने वकील के साथ सीबीआई के सामने आत्मसमर्पण करने चली गई। उसने विक्रम राठौर की नकदी गाड़ी लूटने और उसके आदमियों पर हमला करने के सारे आरोप स्वीकार कर लिए, लेकिन साथ ही उसने यह भी बताया कि उसने यह सब विक्रम राठौर के साम्राज्य के भ्रष्टाचार को उजागर करने और उसे कानून के हवाले करने के लिए किया था। उसके आत्मसमर्पण ने राठौर गेट में एक और भूचाल ला दिया। मीडिया उसे न्याय के लिए खुद साया बनी नायिका के रूप में चित्रित करने लगी। वहीं कुछ लोग उसके इस कदम को व्यक्तिगत बदला और कानून का उल्लंघन बताकर उसकी आलोचना कर रहे थे। समाज उसके इस कदम को लेकर तीखी बहस में बंट गया। मुकदमा शुरू हुआ। अदालत में पत्रकारों और नागरिकों की भारी भीड़ थी। मुकदमे की प्रक्रिया में विक्रम राठौर के घिनौने अपराध एक एक करके सामने आए। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की हत्या की साजिश, अवैध कचरा डंपिंग, करोड़ों की हेराफेरी और रिश्वतखोरी। उसके गुनाहों का कोई अंत नहीं था। आदिरा के मुकदमे में कुछ अप्रत्याशित गवाह पेश हुए। घाटी में उसकी मदद पाने वाले दोस्त मीरा और समीर ने रोते हुए उसके लिए नरमी की अपील की। कबूलनामा करने वाले पूर्व डीसीपी भूपेश राणा ने कैदी की वर्दी में गवाह के कटघरे में खड़े होकर कहा, अगर आदिरा न होती तो सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो जाती। यहां तक कि विक्रम राठौर को धोखा देने वाले उसके आखिरी आदमी ने भी कहा कि उसने उसे एक नई जिंदगी का मौका दिया। अदालत में मौजूद सभी लोग सांस रोककर आदिरा के आखिरी बयान का इंतजार कर रहे थे। आदिरा अभियुक्त के कटघरे से उठी और एक शांत आवाज में बोली, मैं एक फौजी थी। मैंने देश और नागरिकों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन जब मैं सेवानिवृत्त होकर समाज में लौटी तो मैंने देखा कि जिन मूल्यों की रक्षा मैंने की थी वे पैसे और सत्ता के सामने बेरहमी से कुचले जा रहे थे। उसने जज और दर्शकों की ओर सीधे देखते हुए कहा, मैंने कानून तोड़ा है। मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करती, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, जब कानून खुद अपने अस्तित्व का कारण साबित नहीं कर पाता तो एक कमजोर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब एक बड़ा शैतान हमें निगलने की कोशिश कर रहा हो तो क्या हमें बस देखते रहना चाहिए? उसकी आवाज में कोई कांपन नहीं थी। मैंने उस खाई का सीधे सामना करने का फैसला किया। भले ही मुझे फिर से उस खाई में खींच लिया जाए, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अगर मेरे इस कदम से हमारे समाज की सोई हुई अंतरात्मा को थोड़ा भी जगाया जा सका तो मेरा काम पूरा हो गया। उसका बयान खत्म होने पर अदालत में कुछ देर के लिए भारी खामोशी छा गई और फिर दर्शकों के बीच से तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। आखिरकार फैसले का दिन आया। अदालत ने आदिरा के अपराध को स्वीकार करते हुए भी
यह माना कि उसके कार्यों ने जनहित में बड़ा योगदान दिया है और कई गवाहों ने उसके लिए नरमी की अपील की है, इसलिए उसे कानून के तहत न्यूनतम सजा सुनाई, 1 साल की जेल, जिसे 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। यह एक तरह से दोष मुक्ति ही थी। दूसरी ओर विक्रम राठौर को दर्जनों अपराधों में दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत से निकलते समय वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। झूठ के साम्राज्य का शहंशाह इस तरह इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। आदिरा अदालत से बाहर निकलते समय कैमरों की फ्लैशलाइट से घिर गई। वह बिना कुछ कहे अपना इंतजार कर रहे कबीर और दोस्तों की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर बहुत समय बाद एक हल्की लेकिन गर्म मुस्कान थी। खाई के साथ लंबी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। उसने खाई में झांका, लेकिन खाई उसे निगल नहीं पाई, बल्कि उसने उस खाई के अंधेरे को चीरकर दुनिया के सामने एक रोशनी की किरण ला दी। समय बीत गया। देश को हिला देने वाला राठौर गेट का तूफान धीरे धीरे शांत हो गया और लोगों की यादों से मिटने लगा। विक्रम राठौर के साथ भ्रष्टाचार के जाल में फंसे कई बड़े लोगों को सजा मिली और समाज थोड़ा और पारदर्शी हो गया। आदिरा शहर छोड़कर चली गई। वह अब न तो अतीत के साये में जी रही थी और न ही भविष्य की चिंता कर रही थी। वह वर्तमान में जीना सीख रही थी। उसने देश भर में घूमकर अपने जैसे दर्द वाले लोगों से मुलाकात की। देश द्वारा भुला दिए गए पूर्व सैनिक, बड़े पूंजीपतियों द्वारा अपनी जमीन खो चुके लोग। वह उनकी कहानियां सुनती, उन्हें कानूनी सहायता दिलाने में मदद करती और एक खामोश एकजुटता बनाए रखती। उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी जंग एक अलग तरीके से जारी थी। कबीर अभी भी अपनी अंधेरी गली के दफ्तर में था, लेकिन अब वह पैसे लेकर जासूसी करने वाला नहीं था। वह अपनी क्षमताओं का उपयोग समाज की बुराइयों को उजागर करने वाले खोजी पत्रकारिता मीडिया के साथ मिलकर एक गुमनाम मुखबिर के रूप में काम कर रहा था। उसने आदिरा के साथ की लड़ाई के जरिए अपनी नफरत और अविश्वास से भरी दुनिया में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी को फिर से जलाया था। एक वसंत के दिन आदिरा फिर से उसी घाटी में गई जिस जगह को विक्रम राठौर ने अवैध कचरे से बर्बाद कर दिया था। वह कई सालों की नागरिक संगठनों और सरकार की कोशिशों के बाद धीरे धीरे अपना पुराना रूप वापस पा रही थी। कचरे का ढेर हटा दिया गया था और उसकी जगह पर जंगली फूल खिल रहे थे। पानी अभी भी पहले जैसा साफ नहीं था, लेकिन यह इस बात का सबूत था कि जीवन लौट रहा था। आदिरा अपने पिता की यादों वाली चट्टान पर बैठकर चुपचाप बहते पानी को देख रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। मुड़कर देखा तो वहां मीरा और समीर एक उज्जवल मुस्कान के साथ खड़े थे। उनके हाथों में गर्म कॉफी थी। पता था तुम यहां आओगी, समीर ने कहा। उनका रिश्ता पहले जैसा बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता था, लेकिन मुश्किलों का सामना करके यह और भी मजबूत और गहरा हो गया था। वे अब आदिरा के अतीत के बारे में नहीं पूछते थे। वे उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे थे जैसी वह थी। तीनों एक साथ बैठकर चुपचाप घाटी को देखते रहे। आदिरा के मन से उसे लंबे समय से परेशान करने वाला पिता के प्रति अपराध बोध और यादें बर्फ की तरह पिघल गईं और एक गर्म शांति छा गई। उसे लगा जैसे अब वह अपने पिता को शांति से विदा कर सकती है। पापा, अब आप आराम कीजिए, उसने मन ही मन कहा। राख के ढेर पर भी और घायल आत्माओं पर भी समय बहता है और नया जीवन खिलता है। आदिरा का बदला खत्म हो गया था, लेकिन दुनिया में जो कहानी उसने छोड़ी थी वह अब शुरू हो रही थी। यह निराशा की खाई में भी आखिरी दम तक उम्मीद न छोड़ने वाले एक इंसान की महान जीत का रिकॉर्ड था। वह राख के ढेर पर खिले एक फूल की तरह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी दुनिया के लिए सबसे मजबूत और खूबसूरत सबूत बनकर मौजूद थी।